भाई पर कहानी का उस ट्विस्ट ने होश तो उड़ा दिए भैया। ऐसा कुछ मतलब सोचा इसी ही नहीं था। वो हम्म। लीड पे मेरे हिसाब से लक्ष्य और राघव जुएल है। हाँ एग्जैक्टली यही है यही है। भाई तो मुझे ये तो तो मतलब हैरानी हुई थी इस चीज को लेके कि वो जो बिस्लरी की छोटी वाली बॉटल्स आती है ना, हम्म। उससे हेयर मेकअप धोया जाता था हम लोगों का। इतनी कमाल की बात है कि ठीक उसी समय मैं भी जानकीपुरम में ही रह रहा था, और वो आप यूट्यूब पे जब देखेंगे, ये सीरीज देखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें भी है। तो अच्छा, इसका दूसरा पार्ट भी है क्या? हाँ एंड ऑफ पार्ट वन है और क्लिफ हैंगर भी बहुत बढ़िया है भाई साहब, वो हम बताएंगे नहीं, आप पिक्चर देखिएगा। बताओ बताओ। ये आज ही अभी की न्यूज़ है, 4 घंटे पहले की। ओ हो, अच्छा नई न्यूज है मतलब। बहुत ही स्केप्टिकल थे राम गोपाल, क्योंकि उनको जो उनके आसपास के लोग थे जो कि फिल्म में नहीं शामिल थे, मगर ये पिक्चर मैंने बढ़िया अंधेरा करके घर पे, और जिस दिन कोई नहीं था। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे वीकली शो फिल्मची में, जहां हम सिनेमा की अलग अलग घटनाओं पर, अलग अलग फिल्मों पर, नई ताजी रिलीजेस पर, पुरानी फिल्मों पर, सिनेमा के किस्सों पर बात करते हैं। तीन लोग जनरली होते हैं, मैं, केतन और जीशा। आज जीशा अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह हम एक नए गेस्ट को लाए हैं, जो कि नए तो नहीं है, हम सबसे बहुत पुराने हैं। आशुतोष उज्जवल नाम है सज्जन साहब का, और मेरे ललन टॉप के साथ ही रहे हैं, और एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और भी अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। इनका दावा है कि कॉमेडी भी करते हैं। अभी एक इन्होंने जोक भी मारा था जो हम उन पर तरस खाकर नहीं बता रहे हैं कि चलिए ठीक है। बहरहाल हमारे साथ आशुतोष है। आशुतोष, आपका स्वागत है। केतन हमारे पास है ही हमारी तरह, हमेशा की तरह। और मैं मुबारक, और हम सब आज बात करेंगे अलग अलग चीजों पर जो पिछले हफ्तों में हुई हैं। और जी। आपको पता ही है फिल्म का फॉर्मेट, जो भी रेगुलर फिल्म से देखते हैं और हमें पूछते रहते हैं कि भाई क्यों नहीं आया, लेट क्यों हो रहा है, ड्रॉप क्यों हो रहा है, तो उन सब भाई से आपको पता ही है कि इस शो का फॉर्मेट क्या है। बहरहाल आशुतोष, स्वागत है। नया ताजा में इस वक्त केतन, तीन बड़े प्रोजेक्ट रिलीज हुए हैं एक साथ। पहला है जॉली हम्म। एलएलबी 3, अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की फिल्म। दूसरा है निशांची, अनुराग कश्यप की फिल्म, जिसमें ऐश्वर्या ठाकरे लीड रोल कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे के बड़े भाई के बेटे हैं और बाला साहेब ठाकरे के ग्रैंडसन हैं। अब मैं ग्रैंडसन क्यों बोल रहा हूँ ये केतन को पता है। और तो ठाकरे से बड़ा भाई भी है क्या कोई? हाँ, जयदेव ठाकरे। जयदेव। अच्छा, वो पॉलिटिक्स में नहीं है? नहीं, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। ओके। बढ़िया। राइट। और एक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एक बहुत लंबे समय से चर्चित रहा प्रोजेक्ट आखिरकार नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। तो ये हम्म। तीन बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने तीनों देख लिए हैं। आशुतोष ने मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये लोग आजकल बहुत व्यस्त चल रहे हैं। कुछ देखा है चाचा इसमें से? नहीं नहीं, इनमें से तीन मुझे तीन चीजों को देखने का इंतजार है। एक तो यही आर्यन खान वाला, हम्म। बैट्स या बैट जो भी है इसका नाम। बैड्स ऑफ बॉलीवुड, हाँ। हाँ। और निशांची भी, लेकिन निशांची से मेरी उम्मीदें थोड़ा सा कम है। मैं होम बाउंड देखना चाहता हूँ। होम उस बाउंड पर, अगले हफ्ते आएगी, होम बाउंड अगले हाँ, हफ्ते आएगी। तो अगले हफ्ते में देख होम लूंगा। बाउंड का ट्रेलर बहुत, हाँ, होम बाउंड का ट्रेलर भी एक आया है जिस पर हम बात कर सकते हैं। जी। और केतन, मेरे ख्याल से आपने बैट्स देखा है, राइट? हाँ, और सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, इसका नाम बैट्स नहीं है, ये बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड है। ओ। ये एंड में जाके ये हाँ, तो मतलब नहीं, हम पर वो लोगों वो को वो इसको स्पॉइलर हो जाएगा ना, स्पॉइलर हो जाएगा मित्र। नाम ही तो बता रहे, कहानी नहीं बता रहे ना। ठीक है, ओके। मगर हाँ, हाँ, ये ये कहानी क्लैरिटी है तो लेकिन उसमें। भाई पर कहानी ये का उस ट्विस्ट ने होश तो उड़ा दिए भैया। हाँ, ऐसा कुछ मतलब सोचा इसी ही नहीं था। तो मैंने मतलब ये बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड देखा, हम्म। और मतलब बहुत लंबे समय के बाद हम्म। एक प्रॉपर बॉलीवुड स्टफ था, हाँ। जिसमें जिसे जिसे मसाला फिल्म कहते हैं। तो हम्म। ये इसमें हर प्रकार का मसाला है, और बढ़िया वाला मसाला है। बहुत बढ़िया। मैंने ये सोचा था कि मतलब इसके बारे में जितनी बातें हो रही थी, और ये था कि भाई कोई बता रहा था कि 3 साल से लिख रहे थे और ये कर रहे थे वो कर रहे थे। तो क्या है कि इस प्रकार के जो नाम होते हैं, जैसे आर्यन खान का जो स्टेचर है, उस हिसाब से मतलब कई बार बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बना देते हैं, ये कर ओवर देते हैं हाइप, वो कर ओवर देते हाइप हैं, होती उसमें है। मतलब
हाँ, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला वाला मामला हो जाता है कई बार। राइट और राइट। अक्सर ये देखा गया है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पर हाँ, ये था कि कुछ उसका ट्रेलर और जिस तरीके से वो सारी चीजें आई थी, तो उसमें लग रहा था कि कुछ ऐसे सेंसिबल चीज हो गया। एंड ऑल्सो गिवन आर्यन खान की जो हिस्ट्री रही है उसमें, एक ये बहुत बड़ा रिस्क था कि अगर ये टैंक कर जाता, अगर हम्म। ये इस प्रकार का नहीं निकलता जैसा निकला है, तो फिर और भी ज्यादा गड़बड़ होती। बहुत। सारे गर्दिश। हाँ, तो मतलब एकदम वो वाला मामला होता कि जैसे किसी क्रिकेटर को बोला गया कि ये अगले सचिन तेंदुलकर हैं, और आए वो, और उसके बाद जीरो पे ही आउट हो रहे हैं उसके, मतलब कब वो आए और कब एक गए ओवर भी पता नहीं ही नहीं करना चला। पड़े। हाँ, मगर यार इसने सरप्राइज इस लेवल पे किया कि इतना अच्छा कैसे है, राइट। इतना अच्छा कैसे, और जहां जहां पर मौका मिला है वहां वहां पर इन्होंने, मतलब बिल्कुल जैसे क्रिकेट की भाषा में कहें तो, मतलब थोड़ा सा भी मौका मिला तो सिंगल ले लिया। एग्जैक्टली। वो वाली बात है, छक्के चौके तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मगर एक एक दो रन में स्कोर करने में भी कोई कोताही नहीं बरती है। छोटे छोटे जोक्स हैं, उनको जैसे ही आप पकड़, कई बार ऐसा होता है कि 2 सीन आगे निकल गए और फिर वो जोक समझ में आया। तो हाँ। कॉमेडी में इसमें बढ़िया किया है इसका मतलब। नहीं, मैंने कॉमेडी, इसके और इसके इसमें पीछे कहीं वीडियो पर भी देखे। वो कॉमेडी की वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है जो कि प्रियदर्शन की फिल्मों में होता है, कि बहुत ही आउटराइट, बहुत एकदम राजपाल यादव वाली, कि जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन और उन सारी कुछ नहीं, सीधी सीधी दो लोगों की बात हो रही है। और उसमें जो खूब चल रहा है वो मैं ऐसे बता देता हूँ, क्योंकि उसके वीडियो खूब चल रहे हैं, कि जो पहला एपिसोड जहां पर एंड होता है, वहां पर जो सोडा वाला है वो फोन की ओर देख, फोन से अपना चेहरा ऐसे उठाता है और कैमरे में देखकर बोलता है, रिमेम्बर, से नो टू ड्रग्स। और उसके बाद तो नार्कोस वाली तरह से उसका डायरेक्टेड बाय आर्यन खान आता है वहां पे, वो बहुत राइट। मजेदार। बहुत तो मजेदार इस है। तरीके के इनको बहुत, जिनको रेफरेंस पता है सारे वो एंजॉय करेंगे खूब कसम हाँ से। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। बहुत अच्छे मेटा जोक्स हैं, और कहीं पर भी ना ऐसा जोक, बहुत सारे लोगों की इसमें क्लास ली गई है, मगर उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये खराब टेस्ट में है या ये जबरदस्ती का है। राइट। इवन समीर वानखेड़े वाला भी लुक लाइक भाई कैसा समीर लगा। वानखेड़े वाला वो पूरा जो सीक्वेंस है उसमें, मतलब वो ठीक है कि वो, जैसे क्रिकेट में, फिर से क्रिकेट की बात आ गई, एक तो मैं, अभी मैच भी चल रहा है नीचे, मोबाइल में लगा के मैं मैच देख रहा हूँ। वाह। तो तो वो ऐसा बोलते हैं ना कि लेट द बैट डू द टॉकिंग। तो एग्जैक्ट। आर्यन खान ने वही किया है कि भाई तुम्हें जो करना था वो कर लिया, अब जो मैं कर सकता हूँ मेरे उसमें जो जो कुछ भी है वो मैं करूंगा। सब राइट। अपने अपने माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ वानखेड़े ने अपना माध्यम इस्तेमाल किया है। आर्यन अपना। हाँ। सही बात है। तो वानखेड़े नाम वैसे भी थोड़ा शाहरुख के जीवन में हाँ, दिक्कत वाला दुखद रहा है। है, दुखदाई हाँ, है वानखेड़े, हाँ। हम्म। तो यस, राइट। पर बहुत 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 बढ़िया सीरीज थी उसमें। और राघव जुयाल राघव जुयाल स्टैंड एग्जैक्ट। आउट करता है यार पूरी सीरीज में, उसने क्या मतलब काम किया। लीड पेयर, मैं और दिशा बात कर रहे थे तो हमारा भी यही कहना है कि लीड पेयर से ज्यादा ना राघव और उसकी सेक्रेटरी आनिया, आनिया सिंह, जिसका सानिया नाम हाँ है उसमें सीरीज में, उन दोनों हाँ का काम कितना बढ़िया है। मतलब वो हाँ, लड़की भी शैडो में रहती है पर बढ़िया काम कर गई है एकदम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और ये बहुत एसेंशियल लोग हैं, तो हाँ। उस हिसाब से है भी वो बढ़िया। राइट। वो जो रणबीर कपूर के साथ वो होती है और बोलती है आई एम अ बेटर फ्रेंड, कितना बढ़िया हाँ, सीन है वो। और ये करण जौहर वगैरह के मुंह से बुलवाया गया है कि डोंट मेस विथ मूवी माफिया, अरे कमाल ही है भाई साहब। बहुत ही वो है। बढ़िया। एंड ऑल्सो यू नो हाउ मच आई लव आउटसाइडर्स। तो इस तरीके से वही है कि हाँ। आप उसको देखते जाइए, हर 5 मिनट में एक चीज मिलती है, हर 5 मिनट में एक चीज और मिलती वो मजेदार है, मजेदार है। जल्दी देखनी पड़ेगी, नहीं तो पीसेज में पूरी सीरीज देख लेंगे ट्विटर वगैरह पे। है। हाँ हाँ यार, लोग स्पॉइलर बता चुके हैं, वो दुनिया हसीनों का मेला गाना चला रहे भाई। कहो वो ना सबसे कहो ये बड़ा आंखें स्पॉइलर है, बोलती है। सबसे बड़ा हाँ स्पॉइलर है। वो वाला सीन भी ट्विटर पे डाल दिया है केतन, जब वो कौन आखिर सा? में वो आती है, आनिया रूम में एंटर करती है, और वो आसमान जो है, मतलब लक्ष्य जो है वो खिड़की के पास खड़ा है और वो आके पूछती है कैसा है, तो राघव जुएल जो बोलता है कैसा हाँ होगा, हाँ हाँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बताओ कैसा होगा। वो तो बहुत अच्छा सीन है यार, वो कितना बहुत बढ़िया अच्छा सीन सीन है, है, और बहुत कितना अच्छा बढ़िया सीन है। लिखा गया है। वो हाँ ट्विटर पे आ गया, बताओ, वो तो बड़ा, सबसे बड़ा स्पॉइलर है, उसके 3 हाँ। सेंटेंस में ही सब पता चल जाता है। यार ये सब खराब है, लोग ये नहीं करना उसकी, चाहिए। तो उसकी टाइमिंग और राघव जुयाल की जो टाइमिंग है, और जो वो जिस वो तरीके से उसमें उसने
एक तो डायलेक्ट भी पकड़ा है वो वाला, हाँ तो एग्जैक्टली। डोंगरी वाला डायलेक्ट है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो जो आप ये अच्छा काम कर रहा है आर्यन ने बोल रहे थे ना मतलब। कि मतलब जो लीड पेयर है, वो हम्म। लीड पेयर मेरे हिसाब से लक्ष्य और राघव जुयाल है। हाँ एग्जैक्टली, यही है यही है। वो है, वो शहर बहुत बाबा तो बहुत बढ़िया बहुत चीज है। अंडरवेलमिंग रही। शहर बाबा का इमरान वैसे। कौन हाशमी कौन? क्या है फिर उसमें? क्या? इमरान हाशमी क्या है? हाँ हाँ, इमरान हाशमी तो इंटीमेसी कोच इमरान हाशमी एग्जैक्ट वही है जो वो है। जो वो है। और वो सीन भी बहुत बढ़िया है भाई, तवल्लियां अभी भी मकता अरे वो अरे भाई साहब, गले से निकालता है वो आवाज और पूरा भावुक नजर आता है। और ये तो मतलब ये सारी चीजें हो गई यार, फिल्म में जो म्यूजिक है हाँ हाँ वो हाँ। एक नंबर है, ठीक है। और जहां पर नॉन सेंसिकल चीजें हैं जो असल उसमें नहीं हो सकती हैं, मगर फिर भी आपको पूरी फिल्म में कहीं पर भी एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो बनाया इस तरीके से गया है कि आपको उसमें कोई भी चीज आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रही है, कहीं पर भी ये नहीं लग रहा है कि यार ये तो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। हाँ जबकि वो हाँ। असल असल में है, वो नहीं हो सकता है, मगर जब वो फिल्म में घटित हो रहा है तब नहीं हो रहा है। तो वो जो नॉनसेंस वाला जो उसमें क्वोशंट है ना, वो भी उतना ही जस्टिफाइड है। और ये सबसे बढ़िया चीज, मतलब ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इसको लिखा कितने अच्छे से गया है। वही वही, और ये बिलाल सिद्दीकी और आर्यन खान ने मिलकर लिखा है, और हाँ, बहुत शानदार ढंग से लिखा गया है। मतलब पंच बहुत ही आफ्टर बढ़िया। पंच, वन लाइनर्स आफ्टर वन लाइनर्स आते रहते हैं और मजा आता रहता है, बहुत मजा हाँ, आता है, मुझे भी बहुत तो मजा आता देखने के बाद फिर वो बॉलीवुड हिज हीलिंग वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती? है। हाँ मतलब ऐसा बने बने तो ऐसा कुछ बने यार, क्या है अरे घिसी मतलब पिटी चीजें बनी पागल रहती हो है। गया था, हिंदी का कोई भी कंटेंट, कोई भी फिल्म या सीरीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैं एकदम उम्मीद छोड़ चुका था कि अब कोई ढंग का आएगा। इस बार पहली बार फिर से बहुत समय बाद उम्मीद लगी है, तो अब इसको हाँ, देख। इस साल की शुरुआत में ही हिंदी की दो शानदार सीरीज रिलीज हुई थी बैक टू बैक। कौन कौन सी? ब्लैक इस साल की? वॉरंट, ब्लैक वॉरंट जनवरी के पहले हफ्ते में, और जनवरी हाँ, के दूसरे हफ्ते में पाताल लोक 2। पाताल हाँ लोक। वो ये दोनों ही कमाल थी। तो ऐसा दोनों अच्छी हुई। आता रहता है। हाँ। उसके बाद वो एक हॉरर सीरीज आई थी, वो भी अच्छी है, जिसमें रजत कपूर है। नाम, खौफ। 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 वो भी बहुत अच्छी है, हाँ। ये नहीं तो देखी मैंने। है कुछ कुछ अच्छा स्टफ आता है बीच में, बट मिस हो जाता है। अब वो और इतने सारे मनीष कचरे। मनीष चौधरी ने भी क्या काम किया है भाई, फ्रेडी सोडा वाला का रोल में, ओहो हो। भाई साहब, बिल्कुल एकदम 80s की फिल्मों में जो एक सिंघानिया साहब हुआ करते थे ना, एग्जैक्टली हाँ। एकदम वैसा ही निर्दयी, क्रूर, जो लोगों से अपने जूतों के तलवे चटवा ले, ये करवा ले, वैसा वैसा इंसान। सुखी लाला। हाँ, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इस टाइप का आदमी। मतलब सबको मतलब। उस टाइप का रोल जो अमरीश पुरी भी मना कर दे कि नहीं, ये मैं नहीं करूँ, ज्यादा हो जाएगा। मेरे म्यार से ज्यादा का हो जाता है, इतना बड़ा विलेन नहीं हूँ। सही बात है, हाँ बहुत, पर बहुत बढ़िया, उसका लुक वुक भी बहुत अच्छा दिया है, हाँ, हाँ। और डायलॉग्स भी उसके हिस्से काफी पावरफुल आए हैं। मनोज पावा का काम अच्छा है, और मनोज बावा यार, कभी नहीं सोचा था कि मतलब आपको एक वो एक रॉक स्टार वाले उसमें मिलेगा, माइक पकड़ के गाना गा रहे हैं मनोज बावा, और उसमें रिंग में बादशाह को मार रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो। मजेदार है। और शाहरुख को बोल रहे हैं घंटे के बाद हाँ। मनोज मनोज पापा ने मुझे गरियाया था, मैं उनकी वैनिटी में गया था तो अच्छा। अच्छा। हमारी मुलाकात ऐसी रही थी हाँ कि शूट के बीच में रुके हुए थे हम लोग सब अपनी फिल्म में। तो वो बढ़िया सजे धजे एकदम राजधानी वाली पोशाक में बढ़िया सा, क्योंकि वो पुजारी थे उसमें फिल्म में। अच्छा। मैं पहुंचा और मेरे साथ वो आसिफ खान थे। आसिफ जानते होंगे लोग, नहीं तो नहीं जानते, पंचायत वाले। पंचायत समाज जी। पंचायत में जो दामाद जी जो घोड़ा लेके आए थे वापस, हाँ हाँ। मतलब उनका। हाँ तो हम दोनों पहुंचे उनके पास और मैंने कहा कि आपका जो एक शुरुआती सीरीज थी, सीरियल था, सी हॉक्स, उसमें आपके पिताजी का नाम क्या था पता है? तो उन्होंने गरिया के ही कहा कि अरे यार 30 साल 35 साल पुरानी बात पूछ रहे हो, हमको कैसे याद होगा? हमने कहा कि दयानंद भामरा नाम था। कहा कि कैसे? कैसे? हमने कहा लास्ट में जो कोर्ट वाला सीन आता है, तो उसमें अदालत में अर्दली यही कह के बुलाता है कि देव दयानंद भामरा हाजिर हूँ। अरे साल, शोले वाला जोक तुमने यहाँ पे बना के चिपका दिया। एग्जैक्ट, इसी वजह से कह हम लोग।
फिर मजा आया था। खैर मजेदार आदमी है वो। हाँ, अरे और इसमें काम बहुत बढ़िया किए है वो। इवन हाँ इसके पेरेंट्स आसमान सिंह के जो है, विजेंद्र कोहली और मोना सिंह, उनका भी बहुत बढ़िया काम है। हाँ, बॉबी देओल का बढ़िया काम है। सब बहुत सारे लोग तो कास्टिंग बॉबी बहुत देओल अच्छी के है, लिए कैमियोज भी अच्छे हैं यार, कैमियोज भी फोर्स नहीं लगते। कैमियोज भी ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही कर दिया। हाँ, जबरन कर दिया ऐसे नहीं लगते। हर एक कैमियो का कहीं ना कहीं रोल है। जैसे रणवीर आता है, उसका एक वो है सीक्वेंस। और हर हाँ, चीज का वो सीक्वेंस है वो यार। सीन तो यार डिस्कस करना ही चाहिए। जो रणवीर सिंह और उसका राघव जुयाल का सीन है, जो घड़ी देता है उसको वो वीडियो डिलीट करने के लिए, कहता भाई आप वैसे ही बोल देते, डिलीट कर देता, लाल रिश्वत नहीं थी। बहुत बढ़िया सीन है वो, बहुत ही बढ़िया सीन है। राघव गजब। जुयाल ने मतलब कहीं पर कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ हाँ, भी नहीं छोड़ा। उसने सारे बॉक्सेस टिक किए उसमें। ये देखो, हम आर्यन खान का मान रहे हैं, उसका भी बहुत रहा ही है इसमें। बट इसमें कहीं ना कहीं पीछे शाहरुख का भी दिमाग है। उसने भी खूब सोचा होगा कि भाई तो फ्रेश चाहिए, है ना। फिर उसने अपना स्टार पावर भी इस्तेमाल किया है, सब किया है। हेल्प तो भरपूर मिली होगी, बस स्टिल भाई डायरेक्टर तो वो है ही ना। अब हर सीन में हाँ, शाहरुख तो नहीं ही रहा होगा। और काम तो उसने किया ही है, बढ़िया ही किया है तो। वो बचपन से देखते रहा है वो जो चीजें होते हुए, अब वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई हैं वो। इतना राइट, ज्यादा उसको हाथ पकड़ के समझाने की जरूरत नहीं होगी। एग्जैक्टली। हम्म, हो सकता है कि ये शाहरुख इन्वॉल्व ना भी रहे हों, कि भाई तुम्हारा अपना मोरल बूस्ट होगा और पहला प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छा रहा होगा। अब पता नहीं पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, पर्दे के सामने वाला हम लोगों को दिखा है। हाँ, और मतलब राइटिंग अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, कास्टिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया। म्यूजिक 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 म्यूजिक, गफूर वाला म्यूजिक। गाना कितना अच्छा है अरे यार। भाई कसम से, वो पूरा सीक्वेंस कितना कमाल है उसकी एंट्री का यार। अरशद म्यूजिक भी वारसी। है इसमें। और मैं बताऊं, गफूर का जो गाना आज रिलीज हुआ है, हाँ हाँ, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना तमन्ना, उसमें तमन्ना उसका भाटिया बिना वाला ना। लिरिक्स के। एग्जैक्टली exactly। जो वहां बजता है उसी में मजा आता है, क्योंकि वो विजुअल हाँ, साथ चलते रहते हैं, काले विजुअल्स कपड़े में के भाई साथ। आ और रहे हैं। हाँ, बहुत यार, बहुत पर बढ़िया है वो। मेरी हसरत ही रह गई कि वो बिटिया का चेहरा नहीं देख पाए हम, जिनको स्क्रीन प्ले लिखा था, जिन्होंने, अरशद वारसी बिटिया ने। वो उतना ही रहा, कहता निकाह करवाऊंगा। बढ़िया सीक्वेंस है यार, वो भी बहुत बढ़िया सीक्वेंस है, बहुत मजेदार है, मत साइगी बताना, भी। मैं देखूंगा। पहले सारा स्पॉइलर दे दोगे तो क्या मजा बचेगा। अरे कुछ नहीं, मजा आएगा तुमको, कुछ भी नहीं है तुमको, ये देखो सब देखो, आप याद शुरू भी देखो। नहीं रहेगी जब तुम देखने जाओगे। वैसे ही तुम आधी सीरीज तो ट्विटर पे देख चुके हो। ये सब ना, अब यही है, कुछ हाइप वाली चीज आ रही होगी तो देख डालो। तो अब कुछ तुरंत देख भरोसा नहीं डालो। है, सिनेमा हॉल से भी सीधे क्लिप्स आ जाते हैं ट्विटर पर। ट्विटर तो हाँ बहुत गंदा हो चुका है, वहां से यार लग यही गया। वजह है, मतलब मुझे कोई शौक नहीं है, मगर जब भी ये शाहरुख और सलमान की फिल्म आती है ना, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ, क्योंकि बाय द टाइम आप सेकंड शो पहुंचे ना और गलती से ट्विटर खोल दिया, फिर हाँ आपने देख ली पिक्चर। हाँ, सबसे बड़ा स्पॉइलर दिखा देंगे, कैमियो होगा वो दिखा देंगे, अरे फिर मैं पता क्या हुआ। मैं ये पठान देख के निकला, हम्म। और मैंने ट्विटर खोला, पहला ट्वीट जो मेरे सामने आया वो, उसमें सलमान का कैमियो। अरे और वो बताओ, कोई और वो कोई एकदम मतलब, कितनी भद्दी गाली दी जाए उसको, उस अब बंदे ने दिखा कम दो। से कम 2 घंटे पहले डाल दिया था। बताओ। तो मेरे सामने तो घटित भी नहीं हुआ था। हाँ, अगर तुम पहले देख लेते तो मजा ही चला जाता ना। हाँ, और वो कितना मतलब बढ़िया कोरियोग्राफ सीन था, मतलब बहुत अच्छा था, वो पूरी फिल्म को उठाता है वो सीन। मुझे फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, हाँ मगर मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि उतना सीक्वेंस देख लेता हूँ। हाँ, अच्छा सीक्वेंस है और वो। ये मैं अक्सर करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, बैट्स ऑफ बॉलीवुड सब लोग देखिएगा, अच्छा शो है। अगर आपके कोई बायस भी हो तो भी उसको किनारे रख के देखिएगा, मजा आएगा। और मजेदार शो है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो जरूर। फिल्में जिस तरीके की होनी चाहिए, जिस प्रकार का एंटरटेनमेंट उससे मिलना चाहिए, हम्म। वो है इसमें। तो आप मतलब इस पे मत आइए कि किसका क्या है इसमें, और राजनीतिक मत जाइए। राइट, बिल्कुल। बहरहाल दूसरी रिलीजेस की तरफ बढ़ते हैं। जॉली LLB 3 आई है, जो मैंने देख ली है। मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा कि मुझे कैसे लगी, अच्छी लगी मुझे। नो डाउट, सुभाष कपूर 2 फिल्में उस तरह की बना चुके हैं, तो तीसरी भी वैसे ही बनाएंगे। इसमें जो कुछ लैग करता है वो है कि इसमें कॉमेडी कम है, सीरियस ज्यादा है, बल्कि सेकंड हाफ ऑलमोस्ट सारा सीरियस नोट पे ही चला जाता पूरा है, सीरियस। क्योंकि जो केस है वो इतना इंटेंस है और इतना किसानों वगैरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो मुद्दा ही महा सीरियस है।
तो फिर वो मोस्टली उसी ट्रैक पे चला जाता है। तो पंचेस सेकंड हाफ में तो बहुत कम है, पहले हाफ में थोड़ा बहुत ह्यूमर है, तो वो चलता है। दूसरी जॉली एक एलबी चीज- टू में भी तो यही था, क्या? उसमें भी तो सीरियस ही था, जॉली एलबी टू में। पर उसमें ना एनकाउंटर वगैरह के बाद, बहुत बाद सेकंड हाफ के भी सेकंड हिस्से में ज्यादा सीरियस होता है। उसमें भी जोक्स बहुत थे और वो सारा बहुत था। मतलब वो तो पहले देखिए हाफ जो में भी सेकंड सीरियसनेस थी ही। हाँ, मेन वाला सीरियस वो सबसे बढ़िया कॉमेडी सीन तो बाद में ही था उसमें, हाँ, तो या अदालत खुदा, या खुदा, इसके आगे भी कुछ होता क्या खुदा, है। इसके आगे भी होता है वही तो। वो वाला। ऐसा वैसा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ का एंड कोर्ट का सीन तो रोंगटे खड़े कर देता है। और जहां पे सीमा विश्वास, और इसमें स्टैंड आउट परफॉर्मेंस सीमा विश्वास की है मेरे लिए। जहां इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं उन सब में बहुत कमाल काम किया है भाई साहब। उनको देख के ही लगता है ये कि किसी गांव के किसी किसान की विधवा है, जिस जो बर्बाद हो चुकी है कॉरपोरेट के हाथों। बहुत शानदार काम किया है उन्होंने। बाकी काम के लेवल पर सबने ही अच्छा काम किया है। सौरभ शुक्ला जो है इसमें, एक्चुअली इन्होंने किया क्या है ना, इन्होंने सौरभ शुक्ला का वो कैरेक्टर कैश करने की कोशिश की है। हम्म। तो पहली दो फिल्मों में सौरभ शुक्ला को आप सिर्फ जज की बेंच पर बैठे देखते हो। हम्म। इस बार सौरभ शुक्ला कई जगह हैं, उनके लिए ओके। अलग से सीक्वेंसेस क्रिएट किए गए हैं। उनमें से कुछ लैंड होते हैं, कुछ नहीं होते, तो वो फोर्स्ड लगता है। तो ये एक खामी है इसमें। और चूंकि दोनों एक्टर्स को ज्यादा नहीं बराबर होती। फुटेज देना है, तो कहीं कहीं ये लगता है कि जबरन के कुछ राइटिंग में एलिमेंट डाल रहे, इस तरह से लगता है। पर ओवरऑल फिल्म अच्छी है, बढ़िया है, देखने में मजा आता है। और कॉमेडी फर्स्ट हाफ में है अच्छी खासी, ठीक है मतलब। पर हाँ, एक वही है कि 2025 में भी वो बॉडी शेमिंग वाले जोक अभी भी जा नहीं रहे, अक्षय कुमार से बुलवा ही लेते हैं वो। तो वो थोड़ा सा तक खटकता है। मतलब अब तक तो सबको अवेयर हो ही जाना चाहिए ना कि इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट वो हाँ। है ही, कलर शेमिंग, बॉडी शेमिंग, वो सब इसमें अभी भी है। ओवरऑल ठीक फिल्म है जॉली एलएलबी 3, मुझे पसंद आई। और वन टाइम वॉच है, आप थिएटर में जाके परिवार के साथ भी देख सकते हो। और लास्ट का कोर्ट रूम का आर्गुमेंट वाला सीन बहुत दमदार है। गजराज राव ने भी बहुत अच्छा काम किया है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं वो। हम्म। इसमें भी ना बड़े मेटा जोक्स है। जैसे कि एक सीन में ना, अक्षय कुमार को वकील करते हैं लोकल कोर्ट में, ठीक है। तो ये गजराज राव अपने उस राइट हैंड से पूछता है कि तुमने लोकल वकील क्यों कर लिया। तो वो बोलता है कि कपिल हरीश को इसमें लाएंगे तो मामला मीडिया की नजर में आ जाएगा। तो अब आप अगर, चूंकि हम लोग उस फील्ड में है तो हमें पता है वो कपिल सिब्बल और हरीश साल्वे की बात कर रहा है। पर उन्होंने सिर्फ यही बोला कि कपिल हरीश को लाएंगे तो मामला ये हो जाएगा। इसी तरह से उनका जो रेगुलर अटर्नी है, जो एडवोकेट है, वकील है, जिस पहली वाली एलएलबी में हरीश साल्वे का नाम लिया गया है। अच्छा, ओके, हाँ, लिया हाँ, होगा, राम जेठमलानी का भी लिया गया है। राम जेठमलानी का, सॉरी सॉरी, राम जेठमलानी। हाँ, वही राम हाँ। जेठमलानी का लिया गया है। हाँ। वो बाबा अवेलेबल ईरानी नहीं से है या उसका ऐसा कुछ उसका था, ऐसा दादा कुछ। बोलता है कि अगर ये नहीं हो सकता है तो लेट मी नो, आई कैन इवन टॉक टू राम जेठमलानी। राम जेठमलानी, राइट राइट, हाँ। ऐसा ही है। हाँ, हाँ। तो वो ऐसा ही है। इसमें एक और वो है कि इनका जो वकील है मेन, जो इनके एनुअल रिटेनर पर है, जिसका किरदार उसने किया है, राम कपूर ने। तो हम्म। उसको जो है ना, वो विदेश गया हुआ है स्पेशल हम्म। जेट से। किस लिए? किसी वीएम का केस लड़ने, ठीक है। ये वीएम है जो इंडिया से भागा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है। अब इतने क्लू के बाद आपको पता चलेगा कि वीएम कौन है। हाँ। तीन में से एक हो सकते हैं फिर तो। तीन में से अच्छा वो, कोई। ओके, हाँ समझ गया सर। और फिर उसमें बाकी बोला भी गया है कि देखो, वो पागल था, फ्लैशी लाइफ जीता था, दुनिया की नजरों में आ गया, अब फिर क्या बचा। तो इस तरह के जोक्स उन्होंने डाले कि भाई समझ सको तो समझ लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह का है। तो जॉली एलएलबी का ओवरऑल मामला ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं दर्शक लोग, इस वीकेंड जाकर या कभी भी जब भी आपका मौका मिले सिनेमा हॉल में देखिए। पैसे खर्च करने लायक फिल्म यकीनन है वो भी। और तीसरी फिल्म निशानची, बेस्ट। अनुराग कश्यप की लंबे समय के बाद बहुत अच्छी पिक्चर देखी, मेरे ख्याल से मुक्काबाज के बाद। मुक्काबाज और इसके बीच मुझे याद नहीं कि कितना कुछ आया है, पर निशानची में भाई साहब फोड़ दिया है। बहुत कमाल की फिल्म है, बहुत। मतलब आप ये समझो कि जीशा मेरे से आधा घंटे बात करती रही फोन करके अभी फिल्म देखने के बाद, वो इतनी ओवरवेल्ड हो गई थी। और निशान जी का भी वही है, राइटिंग कमाल की है,
बहुत ही कमाल की राइटिंग है। अनुराग कश्यप, रंजन चंडेल और प्रसून मिश्रा, तीन राइटर्स हैं। फोड़ दिया है भाई साहब। पंच आफ्टर पंच, वन लाइनर्स आफ्टर वन लाइनर्स आते हैं। देसी यूपी का जो फ्लेवर है ना, जो वासेपुर में हुआ करता था, वहां बिहार का था, पर जो देसी भदेसपना है वो पूरा के पूरा भाई साहब ने फिर से लाके इसमें निचोड़ दिया है, सीन दर सीन। और क्या कास्टिंग है भाई साहब। ऐश्वर्य ठाकरे, एक मराठी आदमी, क्या काम किया है उसने। यूपी के लड़के का, कानपुर के लड़के का। ना सिर्फ उसने वो भाषा पकड़ी है, वो एरोगेंस, एक तो डबल रोल किया है अगले ने, और दोनों ऐसे पोल सपाट रोल्स है। एक है बिल्कुल दबंग, किसी को नहीं मानने वाला, गोली गोली चला देने वाला। दूसरा बड़ा ही शरीफ, दबा कुचला, डर डर के बोलने वाला, सहमा रहने वाला। और दोनों भाई, और दोनों ही क्या कन्विक्शन से उसने किया है, बहुत इंप्रेस हुआ मैं। मतलब ये पिछले 5-7 सालों का बेस्ट डेब्यू कहूंगा मैं। सैयारा वैयारा का डेब्यू कुछ नहीं है इसके आगे। किसी का भी डेब्यू मेरे हिसाब से कुछ नहीं है जैसा। बहुत बड़ा बयान दे दिया है मुबारक जी ने। सैयारा वैयारा ब्रेकिंग किनारा कर न्यूज। रहा ऐश्वर्या है। ठाकरे ने वाकई कमाल का काम किया है। तुम निशान जी इस वीकेंड देख लो जाकर, पैसा वसूल पिक्चर है कसम से। और वेदिका पिंटो जो है, वो है ऐश्वर्या ठाकरे का लव इंटरेस्ट। उनका भी काम बहुत बढ़िया है। वो जहां मासूम लगना है वहां मासूम लगती है, जहां उनको बहरंट लगना है वहां वैसी लगती है भाई साहब। और सबसे अच्छा काम है मोनिका पवार, जो इनकी माँ बनी है। अच्छा, आप देखो, मोनिका पवार की उम्र है 31 साल, हम्म। ऐश्वर्या ठाकरे की उम्र है 29 साल, हम्म। और वो उनकी माँ बनी है। हालांकि उनका एक फ्लैशबैक भी है जिसमें वो जवान दिखाई गई हैं, और ओरिजिनल निशांची वही है, वो शूटिंग चैंपियन है। उसी ने अपने और बच्चों को सिखाया। और उनके उनके क्या कमाल डायलॉग्स दिए हैं भाई। वो जेल में अपना लड़का जाता है तो जाके बोलती है, देखो हम जानते ही तुमको, ठीक है, तुम शराफत से रहना आगे, शेर तुम होगे अपने घर में। ये जेल जो है ना, ये सर्कस है, यहाँ शेर और गधा एक ही बराबर है। सब बराबर। हाँ, यही हो। अरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स है भाई उसमें। ये एक जगह ऐश्वर्या ठाकरे कहता है, अनारकली को पता ही नहीं है कि हम दिल्ली इलाही के साथ बगावत कर बैठे। बहुत कमाल के डायलॉग है यार उसमें। बहुत डायलॉग्स। अच्छा है। और कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अय्यूब, उनका भी क्या काम है, अद्भुत। मतलब इन लोगों को हमने हमेशा ऐसे अच्छे प्यारे प्यारे रोल करते हुए देखा ना, इसमें फ्लिप है एकदम। और ओह। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। सारी मतलब छोटे छोटे रोल में जो कास्टिंग हुई है ना, वो सब कमाल है। निशांची, बस इसमें कुछ कुछ अगर लैक है तो ये कि थोड़ी सी फिल्म लंबी है, 3 घंटे लंबी है। अभी 2.5 घंटे की और आएगी अच्छा, तो। इसका दूसरा पार्ट भी है क्या? हाँ, एंड ऑफ पार्ट 1 है, और क्लिफ हैंगर भी बहुत बढ़िया है भाई साहब। वो हम बताएंगे नहीं, आप पिक्चर देखिएगा। बताओ बताओ। और हाँ, एक एक जरूर चीज बताते हैं कि जब फिल्म देखने जाओ ना, तो मेरी वाली गलती मत करना, एंड क्रेडिट के लिए रुकना। उसके बाद एक सीन और डाला है उन्होंने, हम नहीं देख पाए, वो हमको बाद में पता चला कि यार मिस कर गए। तो ये आप लोगों के बदले बताते हैं कि जाओ ना तो वो जरूर देखना। और क्लिफ हैंगर अच्छा है, अच्छे वो उस पर छोड़ा है इन्होंने। और बस ये है कि थोड़ी सी ट्रिम हो सकती थी। दूसरा, म्यूजिक थोड़ा सा कमतर साइड लगा मुझे। सारे गाने ऐसे नहीं आते थे, हालांकि टाइटल ट्रैक और एक दो और गाने हैं जो बहुत बढ़िया है, माहौल बांध देते हैं जब फिल्म में आते हैं। एक तो पूरा अंग्रेजी गाना है जो ढोलकी पे नेहा बजाया खानविलकर है, को भूल गए हैं क्या अनुराग ढोलकी कश्यप? और हारमोनियम पर बजाया है वो। नेहा खानविलकर को अगर याद रखते तो शायद फिर से। हाँ, ये हो सकता था, बट जो भी है। पर म्यूजिक मामले में थोड़ी सी कमतर लगी, थोड़ी सी ट्रिम हो सकती थी। इसके अलावा बिल्कुल बाजा फाड़ पिक्चर है। अनुराग कश्यप इज बैक टाइप पिक्चर है, जरूर देखनी चाहिए सब लोगों को। मैं अपने दर्शकों को सजेस्ट करूंगा कि निशान से जरूर देखिए। मतलब ओवरऑल इस हफ्ते आए हुए जो भी हमने तीनों मेजर प्रोजेक्ट डिस्कस किए, ये तीनों ही देखने सब। लायक है, और जरूर देखिएगा। मतलब इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है, और किसी ने भी हमको पैसा नहीं दिया है। कोई दे रहा हो तो हमको कनेक्ट जरूर करवाए, हमको फंडिंग की और इन्वेस्टर्स की जरूरत है, बट अभी फिलहाल कोई नहीं दे रहा है। ठीक इनका है। आदर्श कोमल है, कोमल आदर्श। ये साथ नहीं देती। दूसरा, अबे तरन आदर्श और कोमल नाटा का मिक्स कर दिया तुमने। तो ये वो वही काम किया है ना इन्होंने। अच्छा, वही। फिल्म में भी यही काम किया है इन्होंने। अभी अभी जो चल रहा था। अच्छा जो अच्छा। आपने हरीश वकील वाला बताया था। हाँ हाँ हाँ, कपिल और हरीश, कपिल हरीश, हाँ। हरीश। Exactly.
राइट। तो हाँ, और इसके अलावा होम बाउंड का जो ट्रेलर आया है, देखा क्या कितना आपने? होम बाउंड का मैंने बताया ना, ये हफ्ता मेरा लीस्ट प्रोडक्टिव गया है हर तुमने देखा मायने में। चाचा? नो, नो। बहुत शानदार ट्रेलर है, बहुत कमाल का ट्रेलर है। मतलब ट्रेलर से ही अगर आपको गूज बम्स आ जाए ना, तो समझिए फिल्म में क्या होगा। जीशा ने मुझे तत्काल, जीशा की मेरी बात हुई ट्रेलर पे, ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि राइटिंग कितनी शानदार है। नीरज घ्यावन यार कमाल का है। मुझे हैरानी हो रही है कि क्यों 11 साल लग गए उनकी दूसरी पिक्चर आने में। 11 साल ठीक बाद है, नहीं। भाई हर साल मसाले लगा के रहे साथ यही पिक्चर आई है, बस एक बीच में वो सेगमेंट आया था उसमें, मॉडर्न, क्या है, क्या आता है वो, अमेजोन प्राइम पे कौन सी सीरीज आती है, मॉडर्न लव। क्यों, नीरज जीवन ने वो भी तो बनाया है क्या ओटीटी पे कुछ बनाया है शायद ना? अमेजोन पे, प्राइम पे। हाँ ओटीटी पे कुछ बनाया है, फीचर फिल्म नहीं आई है कोई ना। उसी पे बतेरी चीजें बना दी है भाई। हाँ हाँ, पर फीचर फिल्म मतलब के मामले में नहीं, यही दूसरी सरकार फिल्म लगा है। हुआ है काम पे लगातार, कुछ ना कुछ तो करते तो ही रहे। ये सबसे क्राइटेरिया हो गया कि वो तो सीरीज बना रहे, फिल्म नहीं बना रहे हैं। हाँ पर ये बात तो ठीक है, हाँ सही और है। ये फिल्म भी काफी दिन पहले आई थी शायद, रिलीज इस पे सिनेमा पे अब आ रही है, अभी तक उसमें चल रही थी ना ये। हाँ मतलब बहुत फेस्टिवल वगैरह में में जा रही थी। कई हाँ। कई फेस्टिवल्स में तारीफ पा चुकी है होम बाउंड। और हाँ। ट्रेलर बहुत बढ़िया है इसका, ये जरूर देखा जाए। और हम्म। और हम्म, ये शायद ऑस्कर के लिए भी भेजी जा रही है। अरे अभी आई ही नहीं है तो कैसे भेजे जा रही है? नहीं नहीं, उसकी एंट्री थी भाई, आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी थी इसकी कि अरे ये। स्कॉर्सेसी ने इसके इसके वो शायद प्रोड्यूसर्स में से एक है मार्टिन स्कॉर्सेसी इसका। हाँ। हाँ। और ये बहुत बड़ी बात है भाई, हम्म। इतना बड़ा आदमी है वो, इंडिया लेजेंड की है। तरफ से ऑस्कर्स में भेजी जा रही होम बाउंड। अच्छा। कहाँ आ गया? ये आज ही अभी की न्यूज़ है, 4 घंटे पहले। ओ हो, अच्छा नई न्यूज है मतलब। जी। तो नहीं, ये हो सकता है पहली बार ऐसा हुआ हो कि ढंग की फिल्म भेजी जा रही है ऑस्कर्स में यहाँ की तरफ से, आफ्टर गली बॉय। गली बॉय तो सबसे खराब सिलेक्शन था उस साल का भाई साहब। बहुत उस साल खराब था। तुम्बाड़ इसीलिए भेजी मैंने जानी थी। कहा, उस इसीलिए साल मैंने कहा। तुम्बाड़ भेजी जानी थी। गली बॉय अमेरिकन ने 1,500 फिल्में देखी होगी वो रैपर्स की जिंदगियों पर, ठीक है, उनको कुछ नया नहीं मिला होगा उसमें, कुछ नया। तुम्बाड़ देखते उनके हालात खराब हो जाते। अरे कहना पिछली तो मुझे बार कुछ और था बट ठीक है। लोग समझ लेंगे उसको। पिछली लोग बार समझ, भी इन्होंने कौन सी भेजी थी, लापता लेडीज ना शायद। हाँ वो ठीक थी, बट उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि आटम जैसी फिल्म भेजी जानी चाहिए थी जो, उसमें भी जिस आटम पे बहुत कम है। याद होने लग जाए कि ये कहानी यहाँ से उठाई गई है, ये इसका यहाँ से है, तो फिर उसके पहले ही उस पैर अपने, इसलिए अपने सही है। सावधान सतर्क रहें और हमारा ऑस्कर पैर। सिलेक्शन कमेटी बहुत ही कमाल तरीके से काम करती, कहते हैं अक्कड़ बक्कड़ करते होंगे मेरे ख्याल से, तक यार को उंगली रखो चलो खत्म करो, पैग लगाते दो टाइप्स करते होंगे। हाँ। खैर, यार नए ताजे में एक सैड न्यूज भी है। अभी आज ही खबर आई है कि जुबिन गर्ग नहीं रहे। जी। हालांकि हाँ। पहले ये खबर आ रही थी कि वो स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट में उनकी जान गई है, लेकिन फिर अभी अभी पता चला है कि उनकी पत्नी ने डिनाई किया है। तो अभी रीजन नहीं पता है एकदम क्लियरली। ये शूट करने तक, ये फ्राइडे नाइट शूट हो रहा है, हम दर्शकों को बता दें, रिलीज चाहे जब भी हो। तो हम अब तक हमें नहीं पता है कि रीजन क्या है, बट ये कंफर्म है कि वो नहीं रहे। और जुबिन गर्ग यार कमाल सिंगर थे। हम्म। मतलब जाने, आज फेसबुक पे लिखा भी था, मैंने पढ़ा वो उनके बारे में, और कई लोगों मैं ने लिखा है। दोपहर में किसी काम से मैंने सर्च किया असम, किसी न्यूज की खोज में, और जैसे ही असम सर्च किया, 2 मिनट पहले ही खबर आई, जुबिन गर्ग पासेस अवे। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मैंने न्यूज वगैरह देखी, शायद कहीं वेरीफाइड सोर्सेज पर हो, कहीं नहीं थी, पर फिर पता चला कि वो फैमिली वगैरह से उनके आ गया। तब मुझे लगा कि यार ये तो मतलब अपूर्णीय क्षति जिसको कहते हैं, असल में ऐसी होती है। हाँ ऐसे मैंने पिछली बार महसूस किया था जब के साथ वो हादसा हुआ था, और आज हम्म। दोनों एकदम टॉप के सिंगर्स थे। बहुत कमाल। मतलब जुबिन के सिंगर। कितने कितने ही गाने ऐसे हैं कि हम लोगों ने, मतलब या अली से जो चढ़ा था वो आदमी दिमाग पर, ओ हो गैंगस्टर तो क्या ही था। हालांकि गैंगस्टर के पहले भी उन्होंने काफी कुछ गाया था। हाँ। कई
गाने गाए थे, मुझे वो बड़ा पसंद था। मनोरमा 6 फीट अंडर में हम्म। उसकी एल्बम में एक गाना था, वो भीगे पल। हाँ, सुना है। वो मुझे बहुत पसंद है गाना, वो मैं अभी भी सुनता हूँ वो गाना सर। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जाने क्या चाहे मन, हाँ। बावरा। यार, और पर जो सबसे मुझे पहली पसंद है पसंद ना, तो सबको हाँ। वो गाना मुझे लगता है कि तुम दोनों ने शायद ना सुना हो, पर मैं रेकमेंड करूंगा, जरूर सुनिएगा। एक फिल्म आई थी सनी देओल की, बिग ब्रदर, 2007। हाँ, याद है मुझे। उसमें एक गाना ही है, में। जग लाल 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 दिखे है जब मुझे। जग लाल हाँ, लाल लगे हैं मुझको। एक अरे सुना है क्या बहुत ना। गाना है पसंद है। भाई, ओ हो। हालांकि तुम दोनों ने सुन लिया है, मतलब तुम भी मेरी तरह ही बट बहुत मैंने लोगों बहुत ने सुना नहीं वो सुना गाना, होगा। बहुत सुना, क्या बहुत सुना। कमाल गाना है भाई वो। जिंदगी कदम तो कदम पर देती है यूं तो हम धोखा। लोग बस उम्र में छोटे हैं, तजुर्बे में बराबर हो गए तुम्हारे। कभी ने। एक 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 वो था ना, क्या? अरे उसका स्ट्रिंग्स का था एक वो हाँ, वो मंत्र। मंत्र, नागार्जुन की नागार्जुन। जो कविता है। हाँ, नागार्जुन की। नागार्जुन की जो कविता है, एग्जैक्टली exactly, वो हाँ भी बहुत हाँ। बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, हाँ। वो तो और मतलब। सबकी पहली याद तो वही है, या अली हाँ रहमत। मुझे याद है, मैं लखनऊ में रहता था, जानकीपुरम में उस टाइम पे। और वहाँ एक क्रिश्चियन कॉलेज है, कैसरबाग में, वहाँ पढ़ाई करता था। तो मेरे पास नया नया नोकिया का मोबाइल आया था, मल्टीमीडिया वाला, जिसमें मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगते थे। तो मैं उसको लेके पूरा एरिया अलीगंज तक घूम रहा था कि कोई खुदा का बंदा हो जो इसमें रिंगटोन डाल दे, या अली वाली। लेकिन तब टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक नहीं हुई थी। अब तो लोग हेलो ट्यून लगा लेते हैं, कॉलर ट्यून यार, लगा। कितनी कितनी कमाल की बात है कि ठीक उसी समय मैं भी जानकीपुरम में ही रह रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। और कोई जान पहचान नहीं थी यार, अगर उस टाइम में कोई मिल भी। गया होता तो पता नहीं क्या कर डालते हम लोग। बर्बाद हो गए होते पूरी तरह से, क्रिकेट खेल खेल के। अरे, ये क्या बात हुई भाई? और बाद में तो सब कुछ आबाद हो जाता है भाई। हाँ। कौन से सेक्टर में रहते थे आप जानकीपुरम के? मैं थोड़ा सा आगे रहता था, ये जो लॉ स्कूल है ना, वहाँ लॉ कॉलेज, हाँ हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी, उसी के जस्ट पीछे रहता था मैं। अच्छा। सबसे आगे, हाँ। वाह। इंजीनियरिंग कॉलेज से भी 1 किलोमीटर वहाँ दूर। इंजीनियरिंग कॉलेज से अंदर की तरफ, इधर की तरफ आते थे। हम्म। हम्म। बताओ, इतना उधर तो पुराना समय याद। मैं 20 साल जाता हो गए, दुर्गा बहन। मैं जाता हूँ तो उस हिस्से में तो हमेशा जाता हूँ, हमेशा। उसी जो लॉ कैंपस, जो नया वाला हाँ, लॉ सही। कैंपस खुला था, उसमें हम लोग सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते थे। वाह, पता नहीं था यार, नहीं तो मैं भी आया था, कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे उंगली दिखाने के लिए। इसको बुलाते हैं ये अपना मराठी गाय, बोल हाँ। कर रहा लगता है। क्यों नहीं, हाँ, क्यों वापस आओ। नहीं। ठीक है। तो हमारा नया ताज़ा सेक्शन हमने ऑलमोस्ट कंक्लूड कर लिया है, और अब नए सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हफ्ते की भसड़, ये हमारा नया सेक्शन है चचा। सेकंड जी। सेक्शन है जिसमें हम सिनेमा की जो भी कंट्रोवर्सीज है, जो भी ऐसे मेजर प्रॉब्लमेटिक चीजें हुई है पिछले हफ्ते में, उन पर बात करते हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो इस बार हुई है। एक तो दीपिका पादुकोण को कल्कि के सीक्वल से हटाया गया है बाकायदा। और वैजंती फिल्म्स जो मेकर्स है उसके, उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट भी पोस्ट किया है कि हम लोग रास्ता अलग कर रहे हैं। और ये बड़ी न्यूज इसलिए है क्योंकि कल्कि के फर्स्ट पार्ट आ चुका है, और उसमें दीपिका का अच्छा खासा लेंदी रोल रह चुका है, मतलब फीमेल लीड ही मान लीजिए उसमें, वो तो है ही। तो अब मतलब ऐसी स्थिति में किसी एक्ट्रेस को हटाना, मतलब उनके लिए भी काफी दिक्कत भरा काम है। इसके पहले ये खबर नहीं आई थी कि दीपिका ने खुद छोड़ दी है फिल्म? वो फिल्म थी संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट फिल्म। ओके, ओके, वो स्पिरिट थी। ठीक। उस उसका वक्त मुझे ये था कि दीपिका ने ये कहा था कि मैं 8 घंटे की शिफ्ट करूंगी वगैरह, हाँ, हाँ, ऐसी कुछ डिमांड्स थी, और फिर संदीप रेड्डी वांगा और उनकी नहीं बनी, तो वो ठीक। फिल्म से हट गई थी, इसका या जो भी क्रेडिट हुआ था। पहले वैजयंती फिल्म्स ने ले लिया, नहीं तो दीपिका पादुकोण को कुछ स्टेटमेंट देने का मौका ही नहीं दिया। हो हालांकि सकता। दोनों में एक चीज कॉमन है, और लोग यही कह रहे हैं कि शायद प्रभास ने इसमें कुछ अपना वेटेज डाला है, ऐसी थ्योरीज रेडिट और ट्विटर पे चल रही हैं, क्योंकि स्पिरिट में भी प्रभास ही लीड रोल कर रहे थे और कल्कि में भी प्रभास ही लीड रोल कर रहे हैं। तो
ये भी एक वजह हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। बट पास में वेटेज बचा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, लेटेस्ट न्यूज है। अरे सही में कसम। हालांकि नहीं, तुम्हारी बात तो ठीक ही है, मतलब बाहुबली के बाद मैंने कोई ऐसा प्रभास का ग्रैंड प्रोजेक्ट नहीं देखा। इवन कल्कि में भी अमिताभ बच्चन वॉज द मेन हीरो। नहीं हो सकता है कि वो बदला ले रहे हो बॉलीवुड से, जो ओम राउत ने उनके साथ किया था उसके बाद। अच्छा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो जो आदि पुरुष में उनका शायकार डुबा के, बना के नहीं, डुबा के। हाँ। सलार में था थोड़ा बहुत प्रभास का। अच्छा, हाँ, सलार मैंने देखी नहीं, सॉरी, सलार मैंने नहीं देखी है। सलार, सलार है एक नाम। हाँ। हाँ, सलार हो सकता है, वरना फिर उसके अलावा उनकी साहो बहुत खराब थी, राधे श्याम बहुत खराब थी, हाँ। एक आध और भी कोई बीच में आई थी वो खराब थी। तो हम्म। कल की भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी, जब तक अमिताभ बच्चन नहीं आते उसमें। उनके आने के बाहुबली सोचा है मैं की कल की आखिरी फिल्म थी देखूंगा। इसका मतलब। हाँ। सोचा है मैंने बाहुबली कल की की देखूंगा। हाँ, अच्छा, नहीं देखा, ठीक है। तो तो ये है ये मतलब दीपिका के साथ एक्चुअली ये हो रहा है कि कई सारे लोग, जैसे मैंने आज एक केतन का कहीं रिप्लाई पढ़ा कि किसी ने बोला था कि ये सब कैटरीना कैफ ऑर्गेनाइज कर रही है दीपिका के खिलाफ एक मतलब ऑर्गेनाइज ढंग से उनको नेगेटिविटी उनके खिलाफ फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ था ये। तो इसने, केतन ने वहां सवाल पूछा था कि भाई वो तो सीन में भी नहीं है कहीं, उनका कोई मतलब भी नहीं है, तो क्या, किस बेस पे आप ये सब कह रहे हो ना। कोई सेंस है इस बात की? हाँ मतलब मुझे उसमें कोई भी लॉजिक नहीं दिखाई दिया हम्म। कि या तो एक ऐसा कंपटीशन वाला हो कि एग्जैक्ट। शाहरुख सलमान वाला मामला हो, या शाहरुख आमिर वाला अब कुछ इस वैसे प्रकार का हो, वो भी सीन नहीं है उसमें। कटरीना मतलब पिछले बहुत लंबे समय से वो गायब है बिल्कुल। हाँ, कुछ कर भी नहीं रही है वो, और कहीं अब से भी तो नहीं दिखाई ऐसी दी। खबरें भी आ रही है कि शायद प्रेगनेंसी वाली बात है। तो 2 दिन से ये खबरें आ रही हैं। अब उसका रीजन जो कुछ भी हो, मगर वो पिक्चर से पूरी तरीके से एकदम गायब है। तो राइट। ऐसे में ये करना, अब अगर मतलब इस प्रकार की दुश्मनी हो कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तो फिर वो अलग बात है। पर वो अगर वैसा कुछ होता तो अचानक से नहीं हो जाता, पहले से थोड़ी बहुत सुगबुगाहट रहती, हाँ, थोड़ी। वो मतलब उसमें उसमें किसी भी प्रकार का कोई वेटेज नहीं दिखाई दिया, कुछ कुछ मुझे उसमें वो नहीं लगा। इसी वजह से मतलब एक रिटोरिकल क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था। हाँ, एक और उत्साही इंस्टेड ऑफ नवयुवा ने लिखा था इंस्टेड ऑफ ये जेएनयू। कहना कि तुम पगला गए हो, मैंने वो सवाल पूछ लिया। हाँ, कि जेएनयू वाली फोटो डाल के भी लिखा था कि कहीं ये कारण तो नहीं। अब इतने अरे, साल बाद। इतने साल बाद बताओ, हाँ, हाँ। खैर, दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। आमिर खान ने अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा था कि बड़े स्टार्स जो है ना, इन्होंने मार्केट में कुछ ऐसा चलन शुरू कर दिया है जो बहुत हार्मफुल है इंडस्ट्री के लिए, कि ये लोग अपने पर्सनल क्रू का खर्चा भी अब प्रोड्यूसर्स पे डाल रहे हैं। पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल वो कुक, और हाँ, उनके लिए अलग वैनिटीज मांगते हैं, स्टाफ बहुत सारा लेके जाते हैं उनके लिए, उनका आने जाने का खर्चा, रहने खाने का खर्चा, मतलब एक्स्ट्रा बर्डन प्रोड्यूसर्स पे डाल रहे हैं। और ये उन्होंने मतलब बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि तुमको शर्म आनी बच्चों की चाहिए, फीस तुम भी करोड़ों रुपए भरवाएंगे। कमाते हो हाँ। और ये सब करते हो। तो इस पर आप दोनों को क्या कहना है, केतन। पहले केतन जी बोले, फिर मैं। इस पर तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसके बाद कितनी वैनिटी मिली थी चाचा। मुझे एक वैनिटी में हम दो लोग थे, बीच से आधा आधा हिस्सा कटा हुआ था। दूसरा कौन था, वो जो दूसरा था। भुवन, 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 हाँ। भुवन, अच्छा। हालांकि इसमें ना पूरी तरह से बात सही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारी चीजें तो ये है जो आमिर ने नहीं कही हैं। वो हम्म। मुझे विकी ने ही बताई थी, विकी कौशल ने, उसी टाइम पे, कि और भी जो लोग हैं ना बड़े स्टार्स, वो लोग अपना मैनेजर जो है वो साथ में लेके चलते हैं। और वो जो मॉनिटर होता है जिसमें शॉट देखते हैं डायरेक्टर, वो डायरेक्टर के बगल में ही बैठते हैं मैनेजर। और बताइए। उसमें कोई भी ऐसा एंगल आता है जिसमें कि वो थोड़ा सा डाउन दिख रहा हो किसी भी तरह से, कि उसके पक्ष में नहीं जा रहा हो कोई सीन एक्टर के, तो वहीं लगे हाथ डायरेक्टर से उसको हटवा देते हैं कि ये नहीं जाना चाहिए इसमें। और जबरदस्ती अपनी तरफ से जुड़वाते हैं कि ये वाला प्रोफाइल लीजिए, इसका ये ज्यादा अच्छा आ रहा है। डायरेक्टर जो है वो आखिरी में जो थोड़ा बहुत बचा खोचा होता है वो चुनने में आता है, हाँ ये हमारी फिल्म के लिए बच जाएगा, इतना तो कम से कम रहने दो। तो ऐसा भी करते हैं बहुत सारे लोग। सोचो यार, बताओ, डायरेक्टर मैनेजर पिक्चर डायरेक्टर है वहां बैठ के, हाँ? हाँ, मतलब यही हो। वो
अगर सोचिए कोई ऐसा सीन है जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह था कि नाली में कीचड़ में लुटा लुटा के मार रहे हैं एक्टर को, ठीक है, हीरो को पूरा कोयले वाले कीचड़ से लदा हुआ है, और उसमें कोई ऐसा मैनेजर बैठा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, कीचड़ तो इसमें ब्लैक कलर का जा रहा है, थोड़ा व्हाइट कीजिए आप, अच्छा नहीं जा रहा है तो क्या नायक की तरह दूध से नहला है? हाँ हाँ हाँ, वही वही, कैसी पिक्चर बनेगी? राइट। फिर उसमें डायरेक्टर या कहानी की डिमांड नहीं, मैनेजर की डिमांड है कि साहब को थोड़ा साफ कर दो। जैसे इस तरह की चीजें ना 80s 90s में होती थी। जैसे अभी बोनी कपूर ने पिछले दिनों किसी इंटरव्यू में कहा था, पता नहीं किस फिल्म की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मुझे पूरे क्रू को 5 स्टार से खाना मंगा के देना पड़ा था और उसकी वजह से बजट इतना बढ़ गया। बोनी कपूर ने, हाँ बोनी कपूर बोनी ने कहा कपूर था। ने कहा था पिछले दिनों, फिल्म मुझे याद नहीं आ रही, शायद रूप की रानी चोरों का राजा थी या। नहीं नहीं नहीं, अभी वाली है, लेटेस्ट कोई आई थी उसके बारे में बताया था। अच्छा, लेटेस्ट किसी के बारे में हाँ, बोला था? वो रूप की रानी में तो अनिल कपूर घर का मामला तो अच्छा हाँ, वो तो में कह घर रहा का ही मामला था। ठीक है, सॉरी सॉरी वो सॉरी। तो अपने कर्मों से पिटी थी। ओहो, वो बहुत ही खराब पिक्चर है। हाँ, पर मगर अभी जो आप अगर एक अभी 1 या 2 दिन पहले ही वो इंटरव्यू आया है, संजय गुप्ता बात कर रहा है साइरस ब्रोचा से। एग्जैक्टली exactly, हाँ। तो उसमें एक सीक्वेंस है जिसमें संजय गुप्ता ने ये बताया है कि एक फिल्म एक्टर है हम्म और उसने इनफ हिंट दे दिए हैं कि अगर आपको सिनेरियो पता है तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। हम्म। तो उन्होंने बताया कि एक एक्टर है ऐसा जो कि मतलब अपने साथ 6 वैनिटी वैन मांगता है। हाँ। टोटल 6 वैनिटी वैन होती है कि पता चला एक में वो सिर्फ बैठते हैं और बस उसको एक करने में जा रहा नहीं, है। एक में लोग उनसे मिलने आते हैं। तो बोले कि लोग उसी में क्यों नहीं आ रहे हैं जिसमें आप बैठ रहे हो? तो बोले नहीं नहीं बाबा, उसमें नंगे बैठते हैं। And ये मतलब साइरस ने कई बार पूछा है कि आई यू सीरियस? उसने बोला यस इट इज। तो उसमें कोई नहीं जा सकता है क्योंकि उसमें वो नंगा बैठता है। तो एंड एक, देन फिर अगले में जाकर वो लोग अपना मिलते हैं। हेयर एंड मेकअप होता है, फिर एक में वो मीटिंग करते हैं, फिर एक में जिम होता है, फिर एक में किचन होता है जिसमें उनके शेफ जो है। अब वो संजय गुप्ता ने बहुत बहुत मजेदार तरीके से हाँ, और बताया कह है। रहा फिर छठी किस लिए है? तो कह रहा इतना सारा स्टाफ है, वो कहाँ छठी बैठेगा? किस लिए? तो बोले इतना सारा स्टाफ है वो कहाँ बैठेगा? इसके लिए छठी चाहिए। बहुत ही कमाल था वो, कसम से। संजय गुप्ता बहुत बढ़िया बता रहा है वो, हाँ। देन ही सेज के असल में ये 6 ना 11 हो जाती है। बोले कैसे? बोले जो फीमेल लीड है उसको भी 5 चाहिए। अरे यार बताओ। और सच में और कितना अननेसेसरी खर्चा है ये। हाँ, नहीं, सच में। आमिर ने बहुत सही बात कही, जो फिल्म से रिलेटेड है वही सिर्फ खर्चा करो, मेकअप वाले का खर्चा कर दो तुम। हाँ एंड और एक्चुअली देखिए हम लोगों को ना, हमें ऐसा लगता है कि आपको 6 गाड़ी मंगानी है। नहीं, हर गाड़ी के 2 बंदे हैं, एक ड्राइवर एक उसका हेल्पर। तो आपकी मैन पावर भी उतनी मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपको सिर्फ एग्जैक्टली गाड़ी का पैसा नहीं देना है, उन लोगों का भी पैसा आपको देना है। एंड एग्जैक्टली। प्लस हर गाड़ी में हीरो की साइड से दो दो मेकअप वाला होगा, मेकअप वाले का असिस्टेंट होगा, हाँ। तो वो 2 बंदे अरे हो गए। उसमें बहुत सारे जिम ट्रेनर होगा, टंटे होते हैं उसका भाई। तो उसका एक असिस्टेंट होगा वहां। तो हर गाड़ी में 2 2 बंदे बढ़ते भी जा रहे हैं। वैनिटी में एक टंकी पानी के रखने के लिए एक बंदा रहता है ऊपर। हाँ, पता चला वहां प्रोड्यूसर से 20 का नोट मांगा जा रहा है कि लाओ भैया बिस्लेरी की बोतल लानी है। सही है और यार। इनका सबका पैसा ये उस हिसाब से मतलब ये बिल बढ़ता जा रहा है इनका कि इनका भी पैसा आप देंगे। भाई तो मुझे ये तो तो मतलब हैरानी हुई थी इस चीज को लेके कि वो जो बिस्लरी की छोटी वाली बॉटल्स आती है ना, हम्म से हेयर मेकअप धोया जाता था हम लोगों का। तो मैं सोचता था कि इतना फिजूल खर्ची क्यों करते हैं भाई ये लोग। पानी तो नॉर्मल धोने के लिए तो नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो पीने वाला है। मैं नहीं, अपनी, अब देखिए उसमें उसमें प्रॉब्लम ये है कि जितना भी जो बहुत बड़ा स्टार है, जो समझ लो कि जो ऐसी फिल्मों का जिस जिस कैटेगरी की आपने फिल्म की थी उस फिल्म में जो लीड है, मतलब मैं पर्टिकुलरली विकी कौशल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस प्रोडक्ट उस इस तरह के प्रोडक्शन हाउस की उस फिल्म। तरीके के प्रोडक्शन हाँ हाउसेज में जो यही होगा। लीडर्स होते हैं वो बड़े नाम होते हैं, वो सब होते हैं। वो क्या है, वो नॉर्मल टैप वाटर से आपको आपको वो अपने चेहरे पे डालने ही नहीं देंगे। बिल्कुल भाई, सही बात है वो। वो नहीं डालने देंगे। और फिर ये हो इतना जाता है खर्चा कि अब पड़ता है। उनको हो रहा है तो फिर अब वो सबके पास वही चीज पहुंचेगी। हम्म
वो प्रोडक्शन हाउस का वरना होता है वो। वरना कल को फिर ये प्रोड्यूसर के ऊपर ये बिल फाड़ा जाएगा कि देखो हीरो का बाल धोए जा रहे हैं उससे, हमको साला यहाँ टंकी का पानी दिया जा रहा तो है। अब उसमें कोई भी उठ के बोल दे यार, तो वो भी उनको करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी इंसाइट है जो आमिर खान भी नहीं बता पाएंगे दोस्तों। हमने इसीलिए आज के एपिसोड में एक एक्टर बुला लिया है। मैंने निजी आंखों से देखा है, अनुभव किया है ये सब। फिल्म डायरेक्टर थे तो उन्होंने बताया था, अश्विनी जी, हम्म, उन्होंने बताया था कि शाहरुख खान के बारे में, हम्म, कि उन्होंने जब सबसे पहली बार शाहरुख खान को फिल्म के सेट पर देखा था, तो उन्होंने इसी तरीके से देखा था कि शाहरुख आए और उनका कोई एक पानी में कूदने वाला सीन है, कि एक तालाब है उसमें उन्हें कूदना है। और वो आए और उन्होंने पूरा सीन वीन समझा, सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर वो अपना बनियान में आए, और उसके बाद जब जा रहे थे उन्होंने तो एहतियातन उन्होंने पूछ लिया कि इसमें बिस्लेरी का पानी है ना, एंड ये बताया गया कि नहीं इसमें बिस्लेरी नहीं है, एंड ही सेड कि मैं नहीं करूंगा, इसको बिस्लेरी के पानी से करो। एंड अश्विनी जी ने कहा कि यार मुझे लगा कि कितना बदतमीज आदमी है, कितना एरोगेंट आदमी है, कितना क्या है और ये सब। एंड देन ही सेड कि मुझे ये समझने में 4-5 साल लग गए, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि शाहरुख खान एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। हम्म, उसके चेहरे पर अगर एक फुंसी हो जाएगी, वो 3 दिन काम नहीं करेगा, और उसकी वजह से ना मालूम कितने लोगों का पैसा रुक जाएगा, सिर्फ सही उसका है। नहीं रुक। हम्म, तो उसका करना पूरी तरीके से लाजमी है। तो ये फैक्टर भी है, लेकिन ये करना है कि हाँ 6-6 वैनिटी वैन मंगा रहे हैं कि एक में हम नंगे बैठेंगे, तो फिर वो ज्यादा है। और मैं विश्वास कर सकता हूं कि संजय गुप्ता झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि एक एक्ट्रेस हैं जो ये एक के बारे में कह चुकी हैं कि उनकी वैनिटी में जाने से पहले आपको पूछना पड़ता है कि उन्होंने कपड़े पहने या नहीं। सीरियसली। ओके। खैर, अगली भसड़ की तरफ बढ़ते हैं। दबंग के डायरेक्टर जो है अभिनव कश्यप, वो आजकल फिर से इंटरव्यूज दे रहे हैं, और 2 बार वो इंटरव्यू दे चुके हैं। पहले एक इंटरव्यू उनका 10 एक दिन पहले आया था, जिसमें उन्होंने सलमान खान को और उनके परिवार के बारे में काफी कुछ उल्टी सीधी बातें बोली। बोला कि वो 25, पहले वाले इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि वो 25 साल से इंडस्ट्री में है, पर एक्टिंग नहीं करता है, उनको एक्टिंग नहीं करने, उनको बस अपना स्टारडम दिखाना होता है, वो एक्टिंग को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और पूरा खान परिवार जो है वो मैनिपुलेशन में लगा रहता है, इंडस्ट्री को कंट्रोल करने में लगा रहता है। इस पहले एपिसोड के बाद फिर पिछले वीकेंड पे बिग बॉस में सलमान खान ने एक अप्रत्यक्ष जवाब भी दिया। उन्होंने बोला कि मुझ पे आरोप लग रहे हैं कि मैं लोगों का करियर खा रहा हूं, जबकि मैंने अपने करियर के अलावा और कभी किसी और के करियर को नुकसान नहीं पहुंचाया है, मैंने अपना ही करियर खाया है, ऐसा उन्होंने अप्रत्यक्ष हंसते हंसते जवाब दिया। उसके बाद अब फिर 2 दिन पहले या एक दिन पहले एक और इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने बोला है कि वो तो क्रिमिनल है, प्रूवन क्रिमिनल है, और क्रिमिनल क्रिमिनल ही रहेगा, छिछोरा है, और क्या बोला था, गुंडा है, मवाली है, इस तरह की बातें बोली है। और फिर से बोला है कि ये लोग पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं, कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा ये डिसाइड करते हैं, पावर टसल में उलझे रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को क्या कहना है इस पर मित्रों? पहले हमें कुछ केतन नहीं, जी। हम्म। केतन जी कुछ मेल कहें। फॉर्म में राखी सावंत मिल गई है हमें, अच्छा। ओके। और कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग। हाँ, नहीं। उनके बारे में अनुराग कश्यप ने कुछ एक चीजें, बहुत कम बात करते हैं अनुराग कश्यप उनके बारे में, और हम्म। उन्होंने एक दो चीजें कही हैं हम्म। बहुत। उनके कई काफी पुराने इंटरव्यू में एक दो बात ऐसे सुनने को मिली है वो, और मतलब वो वही है उसमें। उनको है बड़ा दुख कि भाई दबंग छूट गई और ये हुआ, अभी काम नहीं मिल रहा है, मतलब उसके अलावा क्या काम है। एक हम्म। बेशरम फिल्म बनाई थी, हम्म। उसका क्या हाल हुआ, बहुत ही बुरी। उसके अलावा कुछ भी हुआ नहीं। तो एक जो ढंग की बनाई उसका क्रेडिट नहीं मिला है, हाँ, तो दुख तो रहेगा ही। कौन दुख सी? रहेगा। ये वो मलाल के साथ एक ऐसी चीज होती है कि मतलब अगर वो मलाल ज्यादा देर तक जमा रह जाए ना, तो फिर वो जैसे बाकी चीज को मलाई, खा जाता है। हाँ, वो मोटी होती रहती है जिस प्रकार से मलाई की परत, वैसे ही वो होता रहता है, फिर उसके बाद वो कब किस प्रकार का रूप ले ले आपको खुद नहीं पता चलता है। हम्म, क्योंकि फिर ऐसा होता है, या तो करियर जो है वो, या जो भी चीजें हैं वो ठीक राह पकड़ ले, वो भी नहीं हो रहा है,
तो कई बार ऐसा होता है कि इस एक चीज की वजह से सब गड़बड़ हो गया। तो उसमें फिर आपके पास दो ही रास्ते होते हैं कि या तो आप उठें, अपना पिछवाड़ा झाड़ें और उसके बाद दूसरे किसी काम में लग जाएं कि भाई ये तो अब बस की रही नहीं। सही बात है। और या वो फिर ऐसा दूसरे है काम कि कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, और क्या चाहिए। मौका नहीं, हाँ, तो फिर अब वो मौका पाकर अब, मतलब वही है, इंसान के बस में इस वक्त जो कुछ भी हो पा रहा है वो कर रहा है। तो वो अपना बेस्ट शॉट दे रहे हैं, लेकिन उनका बेस्ट ये शॉट का तरीका, लेवल क्या है ये वो ये पता चल वाला रहा है। तरीका काम नहीं कर पाता है। मतलब बॉलीवुड इस मामले में बहुत खतरनाक जगह है। वहां रोना धोना करके काम नहीं मिल सकता किसी को, और दूसरे पे कीचड़ उछाल के तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। जो थोड़े रास्ते खुलने वाले हैं वो भी बंद हो जाएंगे। हम्म। ये सब। अभी अभी अच्छा, मैं पुरानी क्लिप देख रहा था, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक पुरानी क्लिप दिखी मिक्का की। हम्म। तो मिक्का बता रहे थे कि जब वो मुंबई आए थे तो उनके पास इतना ज्यादा काम नहीं था, तो ये था कि उन्हें एक घर, मतलब लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं किस प्रकार का आदमी हूँ, तो उन्हें एक बड़ा घर लेना पड़ेगा। हम्म। तो लेकिन इतने पैसे थे ही नहीं मेरे पास कि मैं बड़ा घर लूं। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत छोटा सा घर लिया और मैंने गाड़ी में तेल खूब भरवा लिया, और मैं लोगों, अब मेरे पास गाड़ी बहुत अच्छी थी तो मैं गाड़ी घुमाया करता था। तो लोगों को ये पता चल रहा था कि हाँ इसके पास गाड़ी बहुत अच्छी है। हम्म। तो ये भी एक तरीका होता है यार लोगों पे इंप्रेशन जमाने का। हम्म। अब जुगाड़ निकालो ना। हम्म। सही बात है। रास्ता खोजना पड़ेगा, हो सकता है उनका अपना ये रास्ता हो लेकिन इसमें चांसेस नहीं बहुत नहीं, देखो इस प्रकार के रास्ते जो हैं, इस प्रकार के रास्ते आपको बिग बॉस तक लाते हैं, लेकिन बिग बॉस तो सलमान ही खान चला रहा है। कम। फिर उसके कंपटीशन में जाएंगे वो राइज एंड फॉल में अरे रणबीर यार, कपूर के साथ। हाँ ये बात तो बड़ी अच्छी कही, बिग बॉस तो सलमान ही चला रहे हैं। ओहो, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। चलिए, भसड़ से आगे बढ़ते हैं और हमारे उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वो एक फिल्म जहां हम एक फिल्म के बारे में बात करते हैं, अपनी पसंदीदा फिल्म। तो आज हम मौका देंगे अपने गेस्ट को, चचा को, जो अपनी एक फिल्म बताएं जो आपको बहुत पसंद है, वो क्यों पसंद है, उसका क्या अच्छा लगता है, अगर वो कहीं अवेलेबल है तो हमारे दर्शक उन्हें कहाँ देखे उसको। कोई भी कभी की भी फिल्म देख बता सकते अभी हैं जो भी कभी। कुछ भी, मतलब आप 1930 में चले जाइए चाहे 2025 की बताइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ईंट से ईंट जुड़ी रहनी चाहिए बस। ठीक है। मैं उसी टाइम पे जब मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो उस टाइम पे एक मलयालम फिल्म देखी थी मैंने। हम्म। और फिल्म से मलयालम सिनेमा के प्रति मेरा प्रेम बढ़ा। और फिर मैंने उसके बाद बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन फिर भी वो एकदम टॉप पे रही। और 2015 में आई थी, मैंने देखी 2020 में। कुरुथी नाम था इसका, ओ ये जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्या केतन? हाँ। मैंने ही बताई। चाचा हाँ। आपको फिल्म बदलनी पड़ेगी खड़े पैर। क्योंकि हम अच्छा। बात कर चुके हैं इस पे पिछले अच्छा एपिसोड। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो मेरा वर्जन है तो तुम लोग नहीं जानना चाहते हो तो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जानना चाहेंगे, आप बताओ, यही सेम आप फिल्म बताओ, बताओ ना, आप कोई बताओ ना। नहीं नहीं नहीं, अब मैं दूसरी फिल्म के बारे में बताऊंगा। अरे क्योंकि तुम लोग मेरी कहानी पे लात मार चुके हो, तो अब मैं दूसरी फिल्म के बारे में नहीं नहीं, हम बस ये बताऊंगा। बता रहे हैं कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेंथ में, तो इस पे काफी अच्छा डिस्कशन हो चुका है। तो नहीं नहीं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। मुझे और इसमें हम्म। सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये लगी थी कि हम्म। उसका जो डायरेक्टर था, मनु वरियर, हम्म। एमबीए पास करके बंदा फिल्में बना रहा था, जिसका बैकग्राउंड फिल्मों का नहीं था। लेकिन फिर भी उसने बहुत बढ़िया कमाल की चीज बनाई थी। और इसके अलावा तुम लोग सब डिस्कस कर ही चुके होंगे। हॉरर एग्जैक्ट। फिल्मों में अगर दिलचस्पी हो आप लोगों की, मुझे बहुत लंबे समय तक क्रेज रहा है। अभी तो बहुत समय से कुछ हॉरर फिल्म नहीं देखी। मैंने एक टर्किश फिल्म देखी थी, हम्म। 2013 में आई थी। डब्बे डब्बे, द फाइनल कर्स, ऐसे करके कुछ अच्छा। उसका नाम। डब्बे, उसका हिंदी में, वो इंग्लिश में मतलब होता है क्रीचर। तो वो जैसे अपने यहाँ राक्षस वगैरह होते हैं, हम्म। तो उस टाइप का। तो वो हॉरर फिल्म थी, फाउंड फुटेज जॉनर की। वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उसके पहले मैंने हॉरर फिल्म्स में जितना देखा था, मुझे सबसे अच्छी राज लगी थी। बद्दुआ दी कर्स। हाँ। वो डब्बे 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 नहीं है, वो बद्दुआ नहीं, है।
स्पेशल, वो उर्दू का शब्द है बद्दुआ। अच्छा, ये उर्दू दूसरा। में बद्दुआ। इंग्लिश में उसको दब्बे दब्बे पढ़ते हैं लोग शायद बद्दुआ मेरे। लिखा है, वो BEDDUS डबल उसका डी वो है। है। एक सेकंड, मैं फिर से देख लेता हूँ क्योंकि मैंने, हाँ 2018 की है। नहीं 2013 की है जो मैं बता रहा हूँ। अरे ये अरे भी हाँ, आपने बताइए क्या? आधे तक का आधा ही देखा होगा राइट साइड का। अच्छा, डब्बे कर्स ऑफ द जिन है एक फिल्म। क्या, जा जी, ये अच्छा, ये है एक डब्बे कर्स ऑफ द जिन, ठीक है, समझिए। डब्बे 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 क्यों कर रहे डब्बे हैं? डब्बे एक ही डब्बे डब्बा है। अरे, हाँ। चीनी वाला है, चाय पत्ती नहीं है। ओके डब्बे ओके, ठीक है। डब्बे हाँ, ये वाली फिल्म, हाँ ठीक है। हाँ, ये हमारे परम मित्र हैं वो, रवि गुप्ता, उन्होंने सजेस्ट की थी तो मजा आया था इसको देख के। उसके पहले मैंने काफी लंबे समय तक हॉरर फिल्में देखी और एक आध के लिए किसी किसी को चिढ़ाया भी। जैसे हमारी फिल्म की ही शूटिंग चल रही थी तो उसी टाइम में मैंने प्यार मोहब्बत में आके उसकी, विकी कौशल की देख ली थी। एक फिल्म आई थी कोई, पता नहीं क्या नाम, जो शिप के अंदर बनी होती है पूरी। भूत। हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि आप भी भूत हॉरर कॉमेडी में हॉन्टेड आ गए शिप। हैं। हाँ। मैंने कहा अभी हॉरर कॉमेडी में आ गए हैं, तो उसने दौड़ाना शुरू किया फिर मुझको क्योंकि वाकई वो बहुत अच्छी पिक्चर नहीं थी। तो उस टाइम तक मैंने काफी सारी ऐसी फिल्में देखी थी जो जिसमें डरने की इच्छा तो मेरी बहुत होती थी, पर वैसा लगता नहीं था। ये पिक्चर मैंने बढ़िया अंधेरा करके घर पे, और जिस दिन कोई नहीं था उस दिन वाह। देखी। भाई साहब फिर जो हालत खराब हुई है, कहना ना होगा कि सुसु करने तक मैं नहीं उठ पाया क्या कहानी है, कुछ बताओ। अरे यार, इसमें वही जिन की ही कहानी है। इसमें एक बंदा होता है जो लोगों की आत्माएं निकालता है, और वो जाता है एक सुदूर गांव में, टर्किश गांव में ही, और वहां पर पहुंच तो जाता है वो बड़े आराम से। लेकिन वहां से निकलने के टाइम पे जो उसको चीजें दिखाई देनी शुरू होती हैं, और उसके बाद मतलब वो अंधेरे में भागने दौड़ने वाला सीन, एक के बाद एक भयंकर हॉरर सीन आते हैं। वो देखने पर ही मजा आएगा, एक्सप्लेन करने में मजा नहीं आएगा उतना। तो अगर कहीं से मिल जाए किसी को वो, शायद यार, अब मैंने भी कहीं से उड़ा के ही देखी थी, कहीं अवेलेबल तो नहीं थी वो। कहीं अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो ऐसी फिल्में सबसे अच्छी वाली कहीं नहीं मिलेंगी, यही तो प्रॉब्लम होती है। हाँ ये एक समस्या होती है। हम्म। ये बात तो है। राइट। और बताइए अब आप लोग। तो हाँ, मैं एक फिल्म बताता हूँ। हम्म। चचा की फिल्म, तो आपको हम पोस्टर दिखा देंगे तो उस पर से नाम खुद पढ़ लेना। ठीक है, डब्बे कौन डब्बे, सी फिल्म है, हाँ। वो एक बार डब्बे। हाँ हाँ हाँ, अभी हम में ही बहुत सारा मतभेद हो गया उसको लेकर। खैर, मैं जो फिल्म बता रहा हूँ ये 1999 में आई थी, अंग्रेजी फिल्म है। जिसमें रॉबिन विलियम्स लीड रोल कर रहे हैं, कमाल के एक्टर। फिल्म का नाम है जेकब द लायर। देखिए किसी ने? हम्म। मैंने नहीं देखी। बहुत मजेदार फिल्म है, मतलब मजेदार नहीं है, शानदार फिल्म है। ये वही हॉलोकॉस्ट के अराउंड फिल्म है। 1944 का पोलैंड है। वहाँ हम्म। एक ये दुकान चलाता है, ये जेकब हैम नाम का एक आदमी है। वो अपनी जो एक छोटी सी दुकान चलाता है। एक दिन उसको मतलब कर्फ्यू का एक फिक्स टाइम है कि रात 7 बजे या 8 बजे के बाद किसी को बाहर नहीं दिखना है। और एक दिन ये शायद गलती से शायद एक दो मिनट के लिए बाहर रह जाता है, तो इसे उठा के वो जर्मन हेडक्वार्टर ले जाते हैं। वहां एक रेडियो चल रहा होता है। वो चूंकि इसको कहीं बिठा देते हैं कि भाई तू वेट कर, तेरा फैसला अभी अंदर से होगा, वो वहां बैठता है, दूर से रेडियो की आवाज आ रही होती है, रेडियो पे सुनता है कि सोवियत सेनाएं जो वो जर्मनी पे भारी पड़ रही है, यानी कि युद्ध का वो दौर चल रहा है जब जर्मनी अब हारने लगा है और रशिया हम्म। हावी होने लगा है। ठीक है। तो यानी कि जितने भी ये जूस लोग हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं हॉलोकॉस्ट को, न जाने कैसे घेटों में जी रहे हैं, कई लोग तो कंसंट्रेशन कैंप में मारे गए हैं, इन सब लोगों के लिए वो उम्मीद की किरण ही है ना। अलाइड फोर्स का युद्ध जीतना मतलब इनकी जान बचना, सीधा सीधा था। हम्म। पर चूंकि जर्मनी ने इंफॉर्मेशन पे इतनी अच्छे से ब्लॉकिंग कर दी थी कि लोगों हम्म। को पता ही नहीं चलता था कि वर्ल्ड वॉर में हो क्या रहा है, हम्म। किसकी क्या स्थिति है। और इनके प्रोपोगंडा चैनल्स, अखबार और रेडियो वगैरह यही बताते कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही हर तरफ हावी हैं। तो ये जब ये सुनता है, फिर उसके बाद इसको छोटी मोटी सजा देके घेटो वापस भेज दिया जाता है। अब जो घेटोज है वहां पे, ये
अफवाह फैल जाती है किसी तरह से कि जेकब के पास एक छुपा हुआ रेडियो है, ठीक है। और पहले तो ये बहुत डिनाई विनाई करता है, बट चूंकि फिर बाद में ये देखता है कि यार इसका फायदा ये हो रहा है कि लोग होपफुल हो रहे हैं, उनमें से निराशा छट रही है, तो फिर वो उस नाटक को कंटिन्यू करता है। तो ये क्या करता है ना, बहाने से कभी कहीं से अखबार चुरा लिया, हेडक्वार्टर जाके कुछ कर लिया, और वहां से खबरें वबरें लेके थोड़ा सा अपडेट होके और थोड़ा सा अपनी तरफ से छौंका लगा के रोज रोजाना लोगों को आके बोलता है रेडियो तो मैं दिखाऊंगा नहीं, पकड़ा जाएगा, ना बताऊंगा कि मैंने कहाँ छुपा रखा है, पर मैं रोज एक फिक्स टाइम पे आके आप लोगों को बताया करूंगा कि भाई क्या सुना मैंने। तो ये इस तरह से अपना एक निजी रेडियो स्टेशन, जो कि पूरी तरह से नकली होता है, थोड़े बहुत फैक्ट्स जो इसे मिल पाते हैं उसके दम पर ये अपनी तरफ से बना बना के बताता है। और लोगों में उसी हिसाब से लोग थोड़ा उत्साहित होते हैं, थोड़ा लड़ने भिड़ने की ताकत लाते हैं अपने अंदर, कि भाई कुछ दिनों का ही ये सब है, नर्क है, उसके बाद तो हम बच ही जाएंगे। तो वो और एक तो, रियलिटी में भी वैसा ही हो रहा होता है। हाँ, रियलिटी में भी वैसा ही हो रहा होता है। उसे खुद भी नहीं पता क्या हो रहा है, नहीं हालांकि वो मालूम है, उसे वैसा ही कोई रहा आइडिया है, नहीं। हो अच्छा। रहा वैसा ही है, पर उसे भी हाँ, नहीं पता है। ठीक ठीक। पर वो उसने कुछ कुछ भांप लिया था वो पहली विजिट में कि खेल पलट रहा है, तो उसके आगे उसने फिर अपनी तरफ से पॉजिटिविटी का संचार किया, सब में वो उम्मीद भरने की कोशिश की, और झूठ बोला। फिल्म का नाम ही है कि जेकब द लायर, वो रोजाना झूठ बोल रहा है सबसे थोक के भाव में। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे किरदार हैं, जो मतलब एक बंदा है जो बिल्कुल हार चुका है, पर फिर जब ये रेडियो पे खबरें सुनता है तो कैसे उसमें ग्रेजुअली चेंजेस आने लगते हैं वगैरह वगैरह। और फिर फिल्म में बाद में ये भी होता है कि ये खबर अंत पंत जर्मन अफसरों तक पहुंच जाती है कि जेकब के पास रेडियो है। हम्म। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जेकब के पास रेडियो तो नहीं है, उसने छुपा नहीं रखा है, पर उसने एक जू लड़की को छुपा रखा ओ। हाँ। है। ये है वो बच्ची है, उसको उसने छुपा रखा है। अब तलाशी लेने वो रेडियो की आएंगे, पर पकड़ी जाएगी बच्ची, तो वो पूरा एक टेंस सीक्वेंस है कि उस बच्ची को कैसे बचाना है। वो घर के अंदर उसने किस तरह से लकड़ी के फट्टों के बीच एक ऐसी जगह बनाई है जहां वो बच्ची महफूज रह सके, वो उसका फूड वूड का वो कैसे ध्यान रखता है, वो सब बहुत ही टेंस, रोमांचक और बहुत प्यारे ढंग से फिल्माया गया पूरा वो सीक्वेंस है। और मतलब पूरी फिल्म ही उस तरह की है। मैं क्लाइमैक्स नहीं बताता हूँ, क्लाइमैक्स थोड़ा ट्रेजिक है, पर छोड़। उस क्लाइमैक्स को देख के आप में पॉजिटिविटी आएगी। एक स्माइल है उस क्लाइमैक्स में जेकब की, भाई साहब वो भुला ही नहीं भूलता वो सीक्वेंस, वो सीन मेरे से। और उसके बाद खैर जो होता है सो होता है। बट यही है, जिस तरह से लाइफ इज ब्यूटीफुल आपको हाँ, ट्रेजेडी में इसी का नाम। ये बताती है ना आपको कि ट्रेजेडी में भी आप कैसे होल्ड करके रह सकते हो और फेस करते हुए जीवन आगे बढ़ा सकते हो। कुछ कुछ उन्हीं लाइंस पर इस फिल्म का भी क्लाइमैक्स है, और बहुत प्यारी फिल्म है जेकब द लायर। जहां भी मिले जरूर देखिएगा। जहां भी मिले। शायद अमेजोन प्राइम पर है, रेंट पर। अगर अच्छा। आप ये 119 रुपए दे सकते हो तो देख सकते हो। नहीं हाँ, भी। ये आपको वो करना पड़ेगा, हम्म। रेंट करनी। रेंट करनी पड़ेगी, आपको 48 घंटे के लिए मिल जाएगी, पर वर्थ है आपके 119 रुपए। जरूर अच्छा। जरूर देखिए। रॉबिन विलियम्स वैसे भी कॉमेडी रोल्स करते और हैं यार, वो इतने वो तो टाइम शानदार, पीक था उसमें उनका। उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। रॉबिन विलियम्स का वो टाइम तो पीक था एकदम। हाँ, बेहतरीन फिल्में आ रही थी उनकी उस समय। वही वही। तो वही है, तो जरूर जरूर देखिएगा जेकब दी और लायर। रॉबिन विलियम्स ने बहुत ही, मतलब सारे तो नहीं मगर ज्यादातर काम उनके बहुत ही ह्यूमन एंगल वाले, हाँ। हाँ, जिसमें या तो वो आपको अ, वैसी कॉमेडी नहीं, स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं, मगर एक अच्छे ह्यूमर के साथ आपको या तो वो हंसा रहे होंगे, हाँ, या तो जुमानजी या जैसी फिर है। इस तरीके की इंसानियत भरे उनके रोल हुआ करते थे। एग्जैक्टली exactly, जैसे वो उनकी फिल्म है ना डेड पोएट सोसाइटी, डेड वो पोएट हाँ हाँ, सोसाइटी क्या कमाल की फिल्म क्या है। कमाल पिक्चर है। गुडविल इकॉनिक हंटिंग फिल्म है। कितनी कमाल फिल्म है, गुडविल हंटिंग। हाँ। ये गुडविल तो हंटिंग। तुम्हें ऑस्कर भी मिला है। हाँ। अब ये सारी उसी एरा के हैं, एक ही टाइम के हाँ, आसपास। हाँ, और वहीं उसी जगह यही बंदा मिसेस डाउटफायर भी कर रहा है, जुमानजी भी कर रहा है ना, नाइट एट द म्यूजियम भी कर रहा है। हाँ, वो तो मतलब कितनी बढ़िया, मतलब कमाल कमाल के आर्टिस्ट यार, कमाल के बहुत कमाल के आर्टिस्ट, मतलब अब नहीं रहे, बट बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे। बस सिर्फ 63 की एज में उनका डेथ हो गई थी 2014 में। बहरहाल, आर्टिस्ट।
तो जेकब दिलायर जरूर देखिएगा। केतन, आपकी फिल्म? तो मेरी जो फिल्म है वो इस प्रकार की कोई फीचर फिल्म नहीं है आज की। हम्म। एक रियल घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री है। हम्म। नेटफ्लिक्स पर एक क्राइम सीन करके सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज आई थी। 1.5 घंटे 2 घंटे इस ड्यूरेशन की फिल्में होती हैं। तो वो पूरी डॉक्यूमेंट्री होती हैं। और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि या तो उन्होंने सीरीज के नाम से क्लियर है कि उसका नाम है क्राइम सीन। तो क्राइम। उसमें या तो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या फिर जो विक्टिम की फैमिलीज होती हैं और इस प्रकार के लोग होते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं और एक नरेशन चल रहा होता है। तो राइट। इसमें सीरीज आई थी क्राइम सीन, द वैनिशिंग एट द सिसिल मोटेल। ये 2013 का एक केस है। उसमें कनाडा में रहने वाली एक 21 साल की स्टूडेंट है। उनका नाम है एलिसा लैम। तो एलिसा लैम ऐसे सोलो ट्रैवलिंग कर रही थी। अच्छा, वो हांगकांग से उनके पेरेंट्स जो है वो माइग्रेंट, वो यहाँ पे रह रहे थे माइग्रेट करके कनाडा में, और वो वहां पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर। और फिर वो ऐसे घूमने के लिए निकली अकेले। और ये अपना लॉस एंजलिस में ये एक होटल था, सिसिल होटल, अभी भी है। और बहुत पुराना होटल है। 1924 में बना था और बहुत आलीशान हुआ करता था जब ये बना था और सारी चीजें। मगर फिर क्या हुआ कि आगे चलकर जैसे होटल्स की या मॉल्स की ऐसी गत हो जाती है ना, कि पता चला एक समय पे बहुत भव्य हुआ करते थे, उसके बाद पता चला उन्हें छछूंदर घूम रहे हैं। तो वही वाली गत इसके साथ हुई। और ये जो है ड्रग्स यूसेज, है ना, सेक्स रैकेट्स और उन सारी चीजों में इसका नाम आने लगा। बहुत सारे क्रिमिनल्स यहाँ पर आकर रहने लगे। और ये मोटेल टाइप का हो गया यहाँ पे। तो इसी के एक कमरे में, वो भी मतलब जो बहुत ही जिसमें बहुत सारे पैसे देकर आपको तो कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, उस वाले में नहीं बल्कि एक इकोनॉमी वाले सेक्शन में ये रह रही थी। और जनवरी 2013 में ये वहां पे पहुंची थी। ये करीब 7-8 दिन 10 दिन वहां पर रही। हम्म। और उसके बाद 31 जनवरी 2013 के बाद ये मिली ही नहीं। सारा कांटेक्ट इनका टूट गया। Okay. किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद जांच पड़ताल शुरू हुई, क्योंकि असली कहानी है, बहुत बहुत फेमस केस है। तो मैं ये न सोचते हुए कि मैं स्पॉइलर दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं। मैंने भी जब इसे देखा था तब मुझे इस केस के बारे में पता था। मगर इसकी जो पेचीदगियां हैं, जो बारीक चीजें हैं, वो जब आप इसमें देखते हैं और वो पूरे नरेशन के साथ जब आपको पता चलता है, तो वो एक अलग सिनेरियो क्रिएट करता है आपके सामने। उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत भौचक्का करती हैं। तो जब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई, पुलिस ने वो करना शुरू किया, तो कहीं पर भी ये नहीं मिली। कहीं पर भी नहीं। कुछ समय के बाद एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज होता है, जो कि लास्ट सीन था कि वो यहां पर आखिरी बार दिखाई दी। और वो आप यूट्यूब पे जब देखेंगे, ये सीरीज देखेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें भी है। ऐसे भी आप उसे यूट्यूब पे बस डाल सकते हैं और एलिसा लैम लास्ट फुटेज, तो वो सबसे पहले आ जाता है। एफबीआई ने ही उसको रिलीज किया था। तो उसमें बहुत ही ऐसा लग रहा है, कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है कि वो किसी से बात कर रही है, कहीं कहीं पर लग रहा है कि वो किसी से भाग रही हैं। और वो एक लिफ्ट में कभी घुस रही हैं, कभी बाहर जा रही हैं, कभी उसी में टहल रही हैं। इस प्रकार का कुछ कुछ वक्त का बहुत छोटी सी ड्यूरेशन का एक वीडियो है। और उसके बाद कुछ भी नहीं पता चलता है कि वो कहां पर गई, उनके साथ कोई था या नहीं था। क्योंकि जितनी देर वो दिखाई दे रही है, लिफ्ट में कोई नहीं आ रहा है, लिफ्ट के आसपास से कोई नहीं गुजर रहा है। जिस वक्त वो ऐसा लग रहा है कि हॉल में किसी से बात करी, उस वक्त हॉल में भी कोई नजर नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं मालूम है। इसके साथ ही साथ इनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। ये बाद में पता चलता है जब इनके ब्लॉग्स वगैरह सब देखे जाते जी। हैं उसमें। एंड ऑल्सो फैमिली भी ये चीज बताती है। आखिरी में 19 फरवरी को, तो 31 फरवरी के बाद से वो कभी भी नहीं देखी गई थी। 19 फरवरी को उसी होटल की छत पर बने हुए पानी के टैंक में से उनकी लाश निकलती है। एंड वो पानी
हर कमरे में पीने वाला पानी उसी से जा रहा था। कितने समय तक? ये 20 दिनों के बाद की बात। ओ। तो वो टैंक खोला ही इसलिए गया था क्योंकि कई सारे लोगों ने ये कंप्लेन की थी नीचे होटल के रिसेप्शन पर कि भाई जो पानी है उसका प्रेशर कम आ रहा है। फिर कुछ दिनों बाद बताया कि इसका स्वाद थोड़ा सा अजीब लग रहा है। फिर कुछ दिनों बाद बताया कि इसमें तो कुछ अलग रंग आ रहा है। तब वो खोला गया और लास्ट पता में चला कि भाई उसमें, रास्ते में। तो उसमें उनकी लाश पड़ी हुई थी। हम्म। आज तक एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चला है, मगर केस को ये अभी स्टेटस है कि उनकी जो मौत है वो ड्यू टू बाइपोलर डिसऑर्डर, उनके उनकी जो मेंटल स्टेट था उसकी वजह से एक्सीडेंटल ड्राउनिंग हुई है और उनकी मौत हुई है। ऑल्दो ये बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इस पूरे सिनेरियो के साथ जो एक चीज है वो इसमें मिक्स होती है, वो है कि ये 2013 का दौर था, तो नया नया ना इंटरनेट पे लोगों द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, जिसे स्लूथ्स कहते हैं। वो शुरू हुआ था। तो किस तरीके से सोशल मीडिया ने भी जो 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 एक मीडिया ट्रायल होता है ना, तो किस तरीके से इसका सोशल मीडिया ट्रायल हो रहा था और किस तरीके से लोगों की थ्योरीज चल रही थी और किस तरीके से कितने सारे लोग वहां पहुंच गए थे उस मोटेल। हम केस सॉल्व करेंगे, हमें पता है क्या हुआ है, ऐसे करके। तो ये उस इस डॉक्यूमेंट्री में ना ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बहुत इंटेंस है और मतलब एक बार आप शुरू करोगे तो उसके बाद आपको भले ही पता है कि उसकी लाश वहां पे मिली है, ऐसा हुआ है, ये सारी चीजें हुई हैं, मगर वो फिर भी उतना ही इंट्रीगिंग आपको वो महसूस होता है। पूरा जो उसका कथाक्रम है बहुत कमाल की चीज। ये कहाँ? इनफैक्ट ये पूरी पूरी नेटफ्लिक्स पे है, ओके। देखेंगे इसे। तो इसे देखा जाए, मजेदार है। बिल्कुल देखेंगे इसे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सजेशन। आपने पहले भी एक बार एक और डॉक्यूमेंट्री बताई थी सीरीज, वो भी बहुत बढ़िया सजेशन था। मैंने उसके बाद देखी और मजा आ गया। पहला, अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है चाचा? किससे? सुनो कहानी। हाँ, हाँ। जिसमें किस्से होते हैं। अच्छा, आप प्रिपेयर करके आए हो इसलिए बताए। हाँ, नहीं, बता। मेरे पास कहानी नहीं है ना अभी। मैं पहले सुनूंगा। अच्छा, पहले सुनोगे? हाँ। ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ। जो फिल्म एक कल्ट कॉमेडी फिल्म है, जिसको मैं हिंट दे देता हूँ आपको दो तीन, जो अपने रिलीज के वक्त ज्यादा नहीं चली थी। लेकिन अंदाजा। अंदाजा। बात ही खत्म हो गई। ठीक है। तो उस फिल्म में जो चार लीड कलाकार हैं, वो कितने आपस में कितने अच्छे हंसते बोलते हुए वो फिल्म आगे बढ़ती है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती है। असल में वो चार कलाकार उस पूरी फिल्म के दौरान लिटरली कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे थे। सलमान आमिर की नहीं बन रही थी, सलमान रवीना की नहीं बन रही थी, रवीना करिश्मा की नहीं बन रही थी। आपस में इतनी लड़ाइयाँ थी कि जब उस फिल्म का प्रीमियर हुआ तो चारों ही नहीं पहुंचे थे। ओ। सोचो। मतलब वो बहुत मिलाप वाला सीन सिर्फ फिल्मी ही था, उसमें यस। कोई मतलब मिलाप नहीं था। हाँ, तो इसका थोड़ा सा ये बता देता हूँ मैं। उन लोगों ने जितनी भी मारपीट की है ना वो असल में की है। असल वो में असल। भरत मुकाम सपने में हुआ है। अरे यार, लेकिन ये कितना मुश्किल काम है। बहुत। हाँ, एक्टिंग जिस अच्छा। जिस बंदे से आप नफरत करते हो उसके साथ फिर आपको अच्छे हंस हंस के सीन देने हैं, तो टफ काम भाई। एक्टर्स की लोग की और जिंदगी तो कठिन। सलमान आमिर का तो इंटीमेट सीन भी था उसमें। हाँ। हाँ। तो बहरहाल सलमान और रवीना की हिस्ट्री इससे भी पुरानी है। उनकी जो फिल्म थी पत्थर के फूल, पत्थर के फूल ही है ना? हाँ। पत्थर के फूल। ये फिल्म रवीना को मिली थी विवेक वासवानी की वजह से, जो शाहरुख खान के दोस्त हैं। और हम्म। हम्म। वो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के। और इन्होंने किसी पिज्जा पार्लर वगैरह में, या मतलब किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा खाते हुए रवीना को स्पॉट किया। और ये जानते थे कि ये राजीव टंडन की सिस्टर हैं और मॉडलिंग वगैरह करती हैं। तो इन्होंने उनसे कहा कि भाई, मेरा डायरेक्टर जो है वो हीरोइन ढूंढ रहा है और मुझे लगता है कि आप उसके लिए सूटेबल रहेगी, तो आप जाके उनसे मिल लीजिए। फिर रवीना ने बताया कि वो गई बंटी वालिया से मिली, और फिर उनमें फिर सलमान खान से उनको मिलाया गया। फिर वो जो लुक टेस्ट वगैरह जो भी कुछ हुआ होगा, उसके बाद उनको फिल्म मिली। बहरहाल पत्थर के फूल के सेट पर भी सलमान और रवीना की बहुत लड़ाइयाँ हुई। मतलब ये हम्म। कहती थी कि
बहुत ही ब्रैट टाइप व्यक्ति थे वो, और हर चीज पर लड़ते थे। हर एक शॉट के बाद दोनों में लड़ाइयाँ होती थी, इतनी कि दिल से नफरत वाली बात हो गई थी इन दोनों के बीच। और सलमान ने तो कहीं पब्लिकली भी कहा था कि वो रवीना टंडन के साथ कभी काम नहीं करेंगे। हालांकि फिर बाद में अंदाज अपना अपना में उन्होंने काम किया। तो शुरू के कुछ शूटिंग के शुरुआती दिन ठीक रहे, फिर बाद में फिर से वही सब रिपीट होने लगा, खटपट होने लगी। सलमान और आमिर एक दूसरे से नाराज रहते थे। आमिर को लगता था सलमान टाइम से नहीं आता है, सलमान को लगता था ये हर चीज में उंगली करता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, जिस एक्सक्यूज पर करने की सलमान कोशिश आमिर कर अभी रहा है। पिछले दिनों बात भी कर चुके हैं। ठीक है। हाँ। तो ये सब लड़ाइयाँ हुई, और करिश्मा और रवीना की एक अपनी अलग राइवलरी चल रही थी उस वक्त। ठीक है। तो इंडस्ट्री में भी वैसे चल रही थी कि भाई, पहले ना 90s में ये बहुत होता था कि नंबर वन कौन। ये हम्म। फिल्मी मैगजीन्स जो होते थे ना, ये ये लड़ाने हफ्ते की। हफ्ते ऐसे रैंकिंग वैंकिंग टाइप करते थे कि माधुरी ने पीछे छोड़ दिया रेखा को, और पता नहीं किसने किसको, कुछ भी चलाते थे वो। मतलब उनको दो नाम चाहिए होते थे बस, कि ये इससे आगे। मायापुरी, मायापुरी। मायापुरी, हाँ, ये सब मायापुरी, फिल्म फेयर, सिने, स्क्रीन था, इन सब के हिंदी एडिशन आते थे। बहुत सारे मैगजीन्स होते थे ना वहाँ पे, फिल्मी कलिया, फिल्मी दुनिया, पता नहीं क्या कुछ छपता ही रहता था, बहुत कुछ। बहुत पढ़े हुए अभी मेरे पास कई सारे मायापुरी के एडिशन भी रखे हैं, किसी फिल्म ची में उसको दिखाऊंगा मैं खोल खोल के। मैंने पुराने, मेरे पास 90s के है। इंतजार हाँ, इंतजार रह गए तो अच्छी चीज होगी। हाँ, हाँ, बहुत। नॉस्टैल्जिया जिएगी कभी लोग। आओगे घर तो मेरे से पूछना, मैं दिखाऊंगा। ये अंदर वाली बुक शेल्फ में रखे, नीचे वाले उसमें 20-25 है मेरे पास पुराने। और बहुत मजेदार लगता है अब उन्हें पढ़ना, भाई साहब कसम से। किसी दिन ना एक और वीडियो ही भाषा इतनी चटकारे लेने वाली होती थी ना। हाँ, अब किसी तो दिन एक वीडियो मैंने बनाता हूँ, टेबल पे सब फैला के पढ़ते रहता हूँ, बस दो चार खबरें उसमें से है ना, इसी उठा। मैं दिन जब पहले वहाँ, किसी ने पोस्ट किया था ना, शोले का वो रिव्यू। रिव्यू हुआ था वो सरिता तो में। हाँ, मैं ठीक जब यहाँ सेक्टर 25 में रहता था तब मैंने बाकायदे मनोहर कहानियां का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। अरे वाह। जो यहाँ पे अखबार देने वाला आता था उसको मैं वो एडवांस दे देता था, दो हम्म, दो महीने का। हम्म, और वो मनोहर कहानियां दरवाजे के नीचे सरका देता था। वाह, सही है, मजेदार होता था मनोहर कहानियां पढ़ना भी। हाँ। बहरहाल, तो अंदाज अपना अपना में करिश्मा रवीना की लड़ाइयाँ चल रही थी। और एक सीन था जिसमें क्राइम मास्टर गोगो जो है दोनों को कुर्सी से बांध देता है। हम्म। हम्म। पीठ, दोनों की पीठ ऐसे लगा के कुर्सी से बांध देता है। और उस वक्त, उससे पहले इनकी बहुत लड़ाई हुई थी, बातचीत बंद थी दोनों की। ठीक है। तो सीन हुआ, टेक ओके हुआ, कट हो गया। राजकुमारी संतोषी ने फिर भी खुलवाया नहीं। उन्होंने बोला जब तक तुम लोग दुश्मनी खत्म करके हंस बोलोगे नहीं, बंदे ही रहोगे, अब जो करना है कर लो। तो इन्होंने काफी देर तक चीख चिल्लाहट मचाई, पर फिर बाद में इनको बात माननी पड़ी क्योंकि डायरेक्टर थे। और फिर इनका वहां वक्ती तौर पर पैचअप हुआ। पर फिर बाद में फिर से लड़ाइयाँ होती रही, कि जिसका फिर मतलब अंत यही रहा कि उस फिल्म के प्रीमियर में चारों ही स्टार नहीं पहुंचे थे, ना सलमान, ना आमिर, ना रवीना, ना करिश्मा, कोई ये नहीं। नंबर वन वाली जो कहानी है ना, ये उस टाइम पे बड़ी कुख्यात रहा करती थी। और उस पे बाकी जो मैगजीन जो आग लगाती थी वो तो था ही, जो हम्म। पब्लिक जो फैंस हैं उनके दिमाग में भी थ्योरी चलती रहती थी। जैसे राइट। हाँ। अपनी मम्मी से सुना था, वो बताती रहती थी इसमें कि जो दिव्या भारती की मृत्यु हो गई थी हादसे से या कैसे भी, तो उसमें बताती थी वो श्रीदेवी का हाथ था इसमें, पक्का वही मरवाइस है। क्योंकि वो दिव्या भारती बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी, श्रीदेवी की हाँ। जगह तक जाने की कोशिश कर रही थी। तो श्रीदेवी ने तो उस टाइम पे तो मैं मान जाता था भाई, मैं भी छोटा था। अलादीन बाद की तरह इशारा कर दिया था। बाद में समझ में आया कि नहीं, ये तो बिल्कुल वही अताउल्ला खां जैसी कहानियां थी। अरे अताउल्ला खां की कहानियां, वाह। राइट। तो माहे ठीक है। चलती थी उस टाइम पे। केतन, आपका किस्सा। मेरा किस्सा है राम गोपाल वर्मा की 1989 में फिल्म आई थी, शिवा। हाँ, झगड़ी झगड़ी जा, चैन हाँ। साइकिल की, तो अरे भाई साहब। तेलुगु में शिवा तेलुगु में आई थी, और उसके बाद अगले साल 1990 में हिंदी में उसका रीमेक था नागार्जुन के साथ ही। एग्जैक्टली, हाँ। तो कहानी असल में है उससे कई साल पहले की, करीब 6-8 साल पहले की। हम्म, उस वक्त पे राम गोपाल वर्मा हुआ करते थे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वो जिस जगह पे रहते थे वहां से कुछ ही
100 मीटर की दूरी पे, 100 150 मीटर की दूरी पे एक थिएटर था। और ये निहायती आवारा प्रकार के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो मतलब कई बार क्लासेस के दौरान भी ये उसमें थिएटर के प्रांगण में ही घूम रहे हैं वहां पे। क्योंकि एक एक सिंगल स्क्रीन थिएटर है, ऑब्वियसली उस वक्त मल्टीप्लेक्सेस तो थे नहीं, तो सिंगल स्क्रीन है, तो उसमें एक कैंटीन होगी और उसमें एक पहले एक बड़ा सा गेट होगा, फिर आप अंदर घुसेंगे, फिर आप टिकट घर पे पहुंचेंगे, फिर एक लोहे वाला चैनल होता है, फिर आप जिससे अंदर जाते हैं, शो शुरू जैसे ही होता है, जिसे बंद कर दिया जाता था, ताला लगा दिया जाता था उस पे। तो हम्म। उसी उसी प्रांगण में घुमा करते थे। तो अगर इनके पास पैसे हैं तो ये जाकर पिक्चर देख रहे होते थे, अगर नहीं होता था तो ये पीछे की तरफ, जहां पर स्क्रीन जहां से नजदीक होती है, वहां पर बैठे रहते थे, जिससे गाने सुनते रहने को मिले। तो इस प्रकार का इनका दीवानापन था। और ऑल्सो के दोस्तों के साथ घूमना घामना है। वहीं पर एक कैंटीन हुआ करती थी, जिससे ये खाने पीने का सामान लिया करते थे, और जिसपे इनकी खूब खूब उधारी चलती थी। और इनका जो लिमिट थी वो 40 रुपए की सेट थी। 40 रुपए से ऊपर का उधार नहीं मिल सकता। ऑल्दो उस समय पे 40 रुपए का उधार, और किसी ऐसे जगह पे जहां समोसा और कोल्ड ड्रिंक और ये सब मिल रहा है, ये अच्छा खासा अमाउंट हुआ करता था। तो ये तीन दोस्त इस प्रकार से घुमा करते थे, और वहां का जो मैनेजर था उसने इन लोगों को पूरी तरीके से नाकारा घोषित कर दिया था। एक दिन तो ये तक हुआ कि उसके मैनेजर ने इनको बुलाया, राम गोपाल को, और ये समझाया कि तुम अपने बारे में नहीं तो अपने माँ बाप के बारे में तो सोचो। तुम यहाँ घूम रहे हो, उन्होंने फीस दी हुई है, तुम न कुछ करते हो न कुछ, यहाँ पड़े रहते हो पूरा दिन। तो राम गोपाल वर्मा को बड़ा बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि 2 दिन तक नहीं गए। तीसरे दिन फिर वहीं घूम रहे हैं। फिर बुरा लगना बंद हो गया, फिर वहीं घूम रहे हैं। तो इस तरीके का सिनेरियो। कट टू 1989, और उनकी शिवा आ गई है, और जनता पागल हो चुकी है शिवा देख। बहुत ही स्केप्टिकल थे राम गोपाल, क्योंकि उनको जो उनके आसपास के लोग थे जो कि फिल्म में नहीं शामिल थे, मगर डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये सभी लोग, उन लोगों ने इन्हें डरा दिया था कि फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि उस समय पे इस प्रकार का एक्शन नहीं हुआ करता था जैसा शिवा में देखने को मिला था। मतलब उसमें ओवर द टॉप वाला पूरा मामला रहता था, कि मतलब आज का अर्जुन में जैसे अमिताभ बच्चन कूद के मारता था ना, वैसे। आज ही मैंने देखी आज का अर्जुन, मुझे याद आ गया अचानक। भीमा। तो आ, जनता मतलब एकदम लहो लहालोट कि क्या बढ़िया फिल्म है, और ये एकदम वो जो चैन तोड़ के मारता है, वो सारी चीजें। यार, क्रेज तो था जो, खत्म। हाँ, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने बोला कि सर आप एक काम करो, आप इधर आओ और आपको यहां पर हम दिखाते हैं। तो ये वही इलाके की बात हो रही थी जहां पर उन्होंने अपना कॉलेज के दिन बिताए थे और ये सभी किया था। और तो इन्होंने पूछा कि, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछा कि आप जहां बोलो वहां हम आपको पिक्चर दिखाएंगे। तो इन्होंने बोला यार विजय लक्ष्मी में दिखाओ। विजय लक्ष्मी वही थिएटर है जहां पर ये देखा करते थे। और वहां पर गए तो उन्होंने उसी थिएटर में अपनी पहली फिल्म देखी। और मैनेजर अवाक खड़ा है, ये साला लड़का यहाँ लफंगों की तरह घुमा करता था, और हाउसफुल जो पिक्चर चल रही है वो इसी ने बनाई है। मैंने बनाई है, हाँ। तो फिर ये कैंटीन वाले के पास गए और बोला कि तुम आखिरी बार में तुमको बिना पैसे दिए गया था। तो इन्होंने वो 40 रुपए भी देने की कोशिश की, उसने ऑब्वियसली नहीं लिए, और उसने बोला बस अपने साथ एक फोटो खिंचाओ। तो फिर इन्होंने उसके साथ फोटो खिंचाई। क्या ये राम गोपाल वर्मा का एक आर्क था जो उस दिन कंप्लीट हुआ था। इससे हुआ? जुड़ी एक तो और चीजें हैं जो बहुत ही मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट से है, कि शिवा में अ, शिवा जब ये बनाने जा रहे थे तो उस समय, क्योंकि मतलब पहली पिक्चर बना रहे आदमी और ये सारी चीजें, और मतलब इनका थोड़ा सा उस पे टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज्यादा जोर रहता था। तो ये किसी स्टूडियो वाले बंदे से बोल रहे थे, इन्होंने चेन्नई में बनाई थी शायद फिल्म। तो इनका पूरा ये था कि यार अमेरिका में ना एक स्टेडी कैम नाम की एक चीज आई हुई है, और उससे ऐसा होता है वैसा होता है भाई, मतलब उसमें वो स्टेबल रहता है, बिल्कुल इस प्रकार का रहता है, पूरा वहां बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ये क्या बात कर रहे हो, 3 साल से तो यहाँ रखा हुआ है स्टूडियो में, कोई यूज ही नहीं करता है। तो राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं कि मतलब ये यही यहाँ है अपने पास। उसने तुरंत दिखाया, उनको डेमो में दिया। ये आदमी इन्होंने अपने डीओपी को बताया कि भाई हम तो इससे ये करेंगे। तो डीओपी का भी ऐसा कि यार हम अभी तक कभी किया नहीं है, तुम सीधे ऐसा कह रहे हो।
तो उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को वो किया, और फिर राम गोपाल वर्मा पहले वो डायरेक्टर बने जिन्होंने स्टेडी कैम का यूज किया इस देश में। और ये फिल्म जब लोगों ने देखी, फिल्म मेकर्स ने देखी, तो अगले 6 महीने में 10 स्टेडी कैम इंडिया आ चुके थे। अरे भाई वो टेक्निकली वो आदमी बहुत ब्रिलियंट था। कैमरा हाँ। एंगल्स के उसका जो दिमाग चलता है बहुत कम लोगों में वैसे समझ होती है। हम्म। कई फिल्में ऐसी है जो फिल्में रद्दी है पर उसमें सीन्स इतने ब्यूटीफुली पिक्चराइज होते होते ना, अरे भाई साहब। डिपार्टमेंट फिल्म है यार, उसमें तो पता नहीं क्या क्या और इन्होंने जब जो पहला कट दिखाया था जब लोगों को, तो लोग बोर हो गए थे, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही उस फिल्म को दिखा दिया था और उसमें कोई भी बैकग्राउंड साउंड नहीं था, साउंड इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। और शिवा जैसी फिल्म में वो चाहिए, क्योंकि मारधाड़ हो रही है और ये सारी चीजें हो रही है। एंड ऑल्सो बहुत ही उस समय पर जिस प्रकार का एक्शन होता था दाएं डिशुम वाला, वो नहीं था। एग्जैक्टली हाँ। तो उसमें भी ऐसा लग रहा था, तो उस टाइम ऑलमोस्ट लगातार म्यूजिक चलता ही रहता था, बैकग्राउंड म्यूजिक लगातार टी पापी हाँ। तो चलता तो ही हर किसी को लग रहा था कि ये फिल्म जो है नहीं चलेगी, और ये कुछ मतलब पहली बार ये फिल्म बना रहा है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, और इस तरह का। सिर्फ एक आदमी ने तो राम गोपाल वर्मा को बोला कि तुम चिंता मत करो, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, वो नागार्जुन थे। हम्म, सही। उसमें रघुवरन का भी क्या था। पावरफुल था भाई। राम गोपाल हाँ। वर्मा आजकल कहाँ है? आजकल तो वो बस आजकल हमारी यादों में। ट्विटर पे है, कभी कभी किसी को आजकल वो पेल। उन लोगों को वो कर रहे हैं ना, पेल रहे हैं कि वो। और उनकी बातें वैलिड है यार। उन्होंने अभी क्या कहा कि भाई आप 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए डालकर आदि पुरुष या पुष्पा या इस तरह की फिल्मों का वीएफएक्स बना रहे हो। 50 करोड़ में मीरे नाम की फिल्म का वीएफएक्स देख लो, कंपेयर कर लो कौन सा बढ़िया है। तो तुम कहाँ एकदम डाल सही रहे हो बात। पैसा। तो वो बातें एकदम वैलिड कर रहे हैं बीच बीच में। तो वो एकदम बात सही। तो ठीक है हाँ। क्योंकि काम उसको के मामले में सिनेमा पीछे की चल। समझ तो है ही ना। उस पे तो भाई स्टोरी टेलिंग में हो सकता है वक्त के साथ उम्र के साथ कहीं कोई कच्चापन आ गया हो, या जो हो जाता है। अनुराग कश्यप ने भी खराब खराब फिल्में दी है, हर फिल्म मेकर ने खराब फिल्में दी है। राजू हिरानी ने तक ने दे दी। तब क्या है। तो मतलब कोई भी नहीं बचा ना उस कर्ज से। एन चंद्रा जिन्होंने कभी तेजाब बताई बनाई थी, फिर वो एक्सक्यूज में बना रहे थे। तो है ही ना। तो एक्सक्यूज मी अपने प्रकार की अच्छी फिल्म है अरे यार, पता कैसी है बात कर रहे हो। यार, स्टाइल अच्छी थी, एक्सक्यूज मी नहीं थी अच्छी। स्टाइल अच्छी थी, एक्सक्यूज मी तुम शायद स्टाइल को कह रहे हो। स्टाइल अच्छी थी। अच्छी थी। स्टाइल में गाना था एक्सक्यूज मी, फिर उस टाइटल से इन्होंने एक्सक्यूज मी बनाई। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ वो स्टाइल थी, हाँ। वो स्टाइल एक्सक्यूज मी अच्छी प्यारे थी, मेरे दिल जिसमें पे एक्सक्यूज मी फिदाई, प्यारे गाना स्टाइल था में, वो यस अच्छी यस थी। यस। माय बैड, वो यस। बढ़िया पिक्चर थी। फिर वो हाँ एक्सक्यूज मी टाइटल से उन्होंने एक और फिल्म बनाई जो बहुत ही खराब पिक्चर है, ये कह रहा हाँ। हूँ। नहीं, की घुमा के उल्टा टोपी टिका के, क्या गाना था यार उसका। अरे बहुत अच्छे उसके गाने भी अच्छे थे बहुत। और गाना अच्छा लगता था वो यार ये। हाँ, कॉलेज वाले के वो किस्से, उनके प्रैंक वैंक सब, और वो हाँ देश पांडे का वो मिस्टीरियस रोल। ओहो, हाँ। बहुत ही उसके बढ़िया। बाद सरमन जोशी फिल्मों में चले गए, और उस दूसरा बंदा बंदा जो था। वो जिम में चले गए। फिल्म में चला गया। साहिल खान। हाँ हाँ। हाँ। चलिए, आज अब लास्ट किस्सा चचा सुनाएंगे। नहीं, चचा मैं आपके किस्सा नहीं हवाले, नहीं सुनाऊंगा बताइए मैं क्या किस्सा सुनाएंगे। नहीं नहीं, मैं किस्सा नहीं सुनाऊंगा। मैंने इतना बढ़िया जिस तरीके से आप लोगों ने, मेरी मर्जी थी, मेरी इच्छा थी कि हम्म मैं सुनूंगा, देखूं पहले कैसे करते हैं आप लोग ये। हम्म। और इसके बाद मैं अब सीख गया हूं, अब अगली बार से जब कभी बुलाएंगे। अरे यार। कमाल का है, कमाल का है। अच्छा हाँ चाचा, हम जरूर चाहेंगे कि आप ऐसे बीच बीच में हाजिरी लगाते रहें। हम हाँ। आपको एडवांस में बता देंगे। जनरली हम रात के टाइम ही शूट मैं करते एक हैं। फनी फनी चीज अपनी फिल्म से बता सकता हूँ, बहुत छोटी सी चीज थी वो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। एक उसमें ना बीच में मारपीट का सीन चल रहा होता है पहले तुम हमारे। अपनी पिक्चर का नाम बताओ दर्शकों को। हमने सब जगह बात कर ली अब तक। हमने ये जिन लोगों को नहीं पता होगा तो वो सोचते ही रहेंगे कि कौन सी पिक्चर है। द ग्रेट इंडियन फैमिली, और ये अमेजन प्राइम पे उपलब्ध है। दो विकी साल हो कौशल, गए इसको आज मारुति रिलीज। चिल्लर। सितंबर में ही रिलीज हुई थी ये, शायद 22 हाँ, सितंबर को, सितंबर 2022 में। 23 में। 23 में, अच्छा राइट। तो उसमें एक छोटा सा फनी मारपीट वाला सीन चल रहा था। एक लड़का होता है अब्दुल, उसको हम तीनों दोस्त मिलके धो रहे होते हैं, वो क्योंकि बाइक पे जिसका पीछा करते हो आप। हाँ, हाँ
तो वो हमारी लड़की को पीछा कर रहा होता है इसके चक्कर में। तो वहां पर एक ऐसा सीक्वेंस होता है कि गलती से पहली बार में, पहले टेक में, मैंने जो चश्मा, पहले वहां से निकलते ही गाड़ी से मैंने चश्मा अपना यहाँ पर फंसा लिया होता है कॉलर में, और वो गिर जाता है नीचे। तो वहां हर टेक की फिर मांग यही होती है कि इसका चश्मा इसी जगह पे गिर जाएगा, यहाँ से। तो पहली बात तो यही मुश्किल हो जाती है मेरे लिए कि चश्मा गिराना है इस जगह पे आके। अच्छा, मैंने गिरा दिया और उसके बाद फिर विक्की कौशल उसमें बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे। तो वो बेचारे, अब चश्मा एक ही है और देखना सबको आमने सामने है एक दूसरे की आंखों में, क्योंकि सीन चल रहा है, चश्मा नीचे पड़ा हुआ है पैरों के तो उसको बचाना है। तो बाद में हम, वो जब सीन हो गया, उसके 8-10 टेक्स हो गए, उसके बाद में हम लोग बैठे, और वो जो डीओपी थे हमारे अयनका बोस साहब, वो कह रहे कि ये होती है एक्टिंग, ये जो है डेप्थ होती है एक एक्टर की, कि वो कितने जगह पे देखता है। वो विकी की तारीफ कर रहे थे ऑब्वियसली, कि देखो इनकी सारी नजरें जो हैं वो एक्शन बोलने के बाद अपने शॉट पर भी हैं, और जो उनका जगह है जहां पे मार्क होता है उससे बाहर भी नहीं जाना है, और बीच में चश्मा पड़ा हुआ है उसको भी बचा रहा है बंदा। तो देखो कितनी बड़ी बात है। तो हम तीनों ने, मतलब हम तीनों दोस्तों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर डीओपी साहब चले गए। विकी कह रहा है ये सब तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया भाई कि ये चश्मा उस्मा कहाँ पड़ा है, बीच में टूट जाता मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई दूसरा चश्मा लेके आता। तो कई बार ये होता है कि वहां पर लोगों को समझ में आता है कि ये कुछ बड़ी चीज हो रही है, और वो बाद में किस्सों में दर्ज हो जाता है, जबकि वो बहुत आम सी चीज होती है और आगे ऐसे ही गुजर जाती है। ये वही जैसे हमने सबसे पहले फिल्म ची के पहले एपिसोड में मैंने जो सत्यजीत रे वाला किस्सा सुनाया था, केतन याद होगा आपको, ये वैसे ही हाल है। खैर चलिए, बढ़िया, मजेदार। ठीक है चाचा, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला और हमको कुछ नया एक फ्लेवर दिया। और केतन तो हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं और मुझे डांटते भी रहते हैं कि भाई टाइम से किया करो। बीच बीच ऐसा में नहीं शीशा की होगा। छुट्टी कर दिया करो, फिर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, नहीं हम 4 लोग भी कर सकते हैं किसी एक दिन, 4 लोग कर अगर लेंगे, उसमें क्या है। उसमें क्या है, 4 लोग भी कर लेंगे, अगर तुम उपलब्ध हो तो बताओ, 4 लोग कर लेंगे। जितनी ज्यादा बात होगी लोगों के लिए तो उतना अच्छा ही ना, एक और फिल्म पता चलेगी, कुछ और किस्से पता चलेंगे, एक और ओपिनियन पता चलेगा। तो आज ये मेरा हमारे फर्स्ट दर्शक टाइम बताए कि है। क्या चचा को आप लोग रिपीट करना चाहेंगे क्या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिल्कुल, आज मैंने थोड़ा बोर किया होगा क्योंकि मैं मुझे लगा पहली कह बार रहे हैं आपको लगता है, जितने लोगों को ऐसा लगता है अपना हाथ उठाएं। हाँ, आइज, और वो क्या होता है संसद में, नेल दिया और ही आइज और दिया ही राइट। ठीक है, चलिए, बढ़िया रहा आज का शो, मजेदार रहा। और चचा के आने से एक नया फ्लेवर भी आया। दोनों का शुक्रिया, केतन और आशुतोष दोनों का। चचा ही बोल रहा हूं मैं, आदत पड़ी हुई है, पर इनका नाम आशुतोष उज्जवल है। ये राइटर है, एक्टर है, पत्रकार है, और भी बहुत कुछ है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। बहुमुखी प्रतिभा के निर्धन है। निर्धन? धनी नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, धनी नहीं है, निर्धन है। बहुमुखी प्रतिभा के निर्धन है, क्योंकि बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा जीरो नहीं लगे हुए हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा किसी दिन। ठीक है, सबका शुक्रिया, सबका थैंक यू। आप देख रहे थे फिल्म ची, इसी तरह इस शो को और हमारे चैनल एम बोले तो को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।